अध्याय 11 मेंटिस शिकारा का पीछा करता है। पीछे मौजूद ओरियो से अनविज्ञ नीलम पंखों वाले शेर राजा का वध। अभी कुछ समय पहले जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के ऊपर हवा में काफी ऊंचाई पर यूनियन ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी, जिससे नीलमणि पंखों वाला शेर राजा अपनी गुफा से चौंककर बाहर आ गया। अपने क्षेत्र में अचानक प्रकट हुए अपरिचित मानव डो हुआन को देखकर एमेथिस्ट विंग लॉन किंग ने अमृततापूर्ण स्वर में कहा, मानव डो हुआन, इस राजा के क्षेत्र में जल्दबाजी में घुसपैठ करना एक उकसावा माना जाता है। यूनियन ने तुरंत इससे इनकार करते हुए कहा, गलत मत समझिए शेर राजा, मैंने आपको सिर्फ सौदा करने के लिए बुलाया था। एक सौदा? तुम क्या चाहते हो और तुम इस राजा को क्या दे सकते हो? नीलम पंखों वाले शेर राजा ने अपनी नाक से गर्म हवा का एक बादल निकाला। बैंगनी आत्मा का क्रिस्टल, यूनियन ने कहा। ये सुनकर कि यह वही वस्तु है, एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये बैंगनी आत्मा का क्रिस्टल, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा हर 20 साल में ही त्याग सकता हूँ। इसके बदले में आपके पास क्या है? हे मनुष्य, ये राजा तुमसे कहता है, जब तक तुम रूपांतरण की गोली नहीं लाते तब तक इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। रूपांतरण की गोली? यूनियन की खूबसूरत बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रूपांतरण की गोली एक असली उच्च श्रेणी की 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली थी। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अगर पूरे एमेथिस्ट विंग लॉन किंग को भी पैक करके अर्पित कर दिया जाए तब भी इसे उसके बदले में नहीं दिया जा सकता था। एमेथिस्ट विंग लॉन किंग की मान स्पष्ट रूप से सौदे को सिरे से अस्वीकार करना था। यूनियन ने फिर बोलने की कोशिश की, शेर राजा, रूपांतरण की गोली बहुत कीमती है, मैं इसे बना नहीं सकती। मैं आपको 3-5वें स्तर के राक्षस कोर, साथ ही गहन श्रेणी की उच्च स्तरीय साधना तकनीक और 2 तकनीक का एक सेट देने को तैयार हूँ, ताकि आप साधना कर सकें। कृपया इस पर फिर से विचार करें शेर राजा। बकवास बंद करो, अगर तुम रूपांतरण की गोली नहीं ला सकते तो मैं बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का किसी भी कीमत पर आदान प्रदान नहीं करूंगा। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को तुरंत छोड़ दो, नीलम पंखों वाले शेर राजा ने कठोर लहजे में कहा। यूनियन ने अपने हाथ में पकड़ी पतली तलवार को कसकर पकड़ लिया, ये समझते हुए कि बल प्रयोग किए बिना ये काम नहीं करेगी। उनकी प्रिय शिष्या नालन यानरान 3 साल बाद शियाओयान को हराने के लिए जी जान से साधना कर रही थी। ये देखकर उसके दिल में दया की भावना जागृत हुई। लेकिन उसके बाद ज़ियाओयान की सगाई रद्द हो गई, उसकी प्रतिभा बहाल हो गई और केवल 1 वर्ष में उसने 9 सितारा 2 अभ्यासी के रूप में सफलता प्राप्त कर ली, जो उसके प्रिय शिष्य से भी आगे निकल गया। उनकी प्यारी शिष्या उनसे आगे कैसे निकल सकती थी, इसलिए गुरु होने के नाते उन्हें ही कोई रास्ता निकालना था। दवा की गोली ही एकमात्र उपाय था। इसलिए उसने नालन यानरान के लिए एक औषधीय गोली तैयार करने के लिए गुही को नियुक्त किया था, जो उसकी साधना को बढ़ा सके और उसकी साधना में तेजी ला सके। उस औषधीय गोली का प्रमुख घटक बैंगनी रंग का स्पिरिट क्रिस्टल था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकती थी। हाल ही में दहुआन स्तर की सफलता प्राप्त करने के कारण उसने समान स्तर के विरोधियों के साथ कई बार लड़ाई नहीं की थी, और जरूरी नहीं कि वह इस एमेथिस्ट विंग लॉन किंग से हीन हो। उसकी तलवार की धार से एक हल्के हरे रंग का बवंडर घूमने लगा, जिसकी गति अत्यधिक थी। नीलम के पंखों वाले शेर राजा को भी यूनियन से डर नहीं था, उसने अपना मुंह खोला और ज्वालाएं संघनित हो गईं। डॉट डॉट डॉट। हवाई युद्ध क्षेत्र से कुछ ही मीटर की दूरी पर शाओयान एक विशाल पेड़ की चोटी पर खड़ा था, उसकी पीठ पर लगे बैंगनी बादल के पंख लयबद्ध रूप से फड़फड़ा रहे थे। उसने अपने बगल में बैठे याओलाओ के आत्मा शरीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, टिड्डा झिंगुर का पीछा कर रहा है, उसे पीछे बैठे पक्षी का पता नहीं है। जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी तब हमारी बारी आएगी, आपको तैयार रहना होगा। याओलाओ हवा में मंडराते हुए असहाय होकर बोला, तुम बदमाश, तुम्हें अपने वश में करने में मेरी बहुत सारी आत्मशक्ति खर्च हो गई, भविष्य में तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। शाओयान ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो शिक्षक जी, मैं आपके योगदान को नहीं भूलूंगी। याओलाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम वाकई साहसी हो। एक मामूली 2 मास्टर होकर भी तुम डोहुआन और 6ठे स्तर के राक्षसी जानवर के बीच युद्ध में हस्तक्षेप करने की सोच रहे हो। शाओयान ने दृढ़ता से कहा, अवसर मिल तो सकते हैं, लेकिन उनकी तलाश नहीं की जा सकती। चूंकि हमें यह अवसर मिला है, इसलिए हम कायरतावश इसे गंवा नहीं सकते। उस नीलमणि पंखों वाले शेर राजा के मांस का उपयोग मेरे भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, और उसके शरीर पर मौजूद बैंगनी ज्वाला का उपयोग बर्निंग टेक्निक को उन्नत करने के लिए भी किया जा सकता है। एक कदम आगे, हमेशा आगे। शिक्षक, आपको यह मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। याओलाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बूढ़े आदमी ने यह नहीं कहा कि आप गलत थे। ये वाकई एक अच्छा अवसर है। मेरी राय में उस महिला की ताकत एमेथिस्ट विंग लॉन किंग के बराबर है। संभावना है कि वह व्यक्ति और जानवर तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों बुरी तरह घायल न हो जाएं। उस समय मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। तुम्हारी असाधारण शारीरिक शक्ति और 8 सितारा 2 मास्टर के रूप में तुम्हारी साधना के साथ तुम उच्च सितारा 2 वान की शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगे। एक डी रैंक 2 तकनीक की शक्तिशाली शक्ति के साथ मिलकर यह पर्याप्त होगा। उनकी बातचीत के बाद बूढ़े और जवान सभी ने अपनी आभा को छिपाए रखा और आकाश में चल रहे युद्ध को देखते रहे। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। आग और हवा के विशाल स्तंभों के कारण कमजोर मनुष्यों और राक्षसी जीवों के लिए दूर से भी इसे देखना असंभव हो गया था। अपने 4थे स्तर के जादुई जानवर पर भरोसा करते हुए शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण शियाओयान बड़ी मुश्किल से ही इसे सहन कर पा रही थी। उनके साथ साथ 3 टियर 5 डेमोनिक बीस्ट भी दर्शक के रूप में मौजूद थे, जो डोहुआन के विशेषज्ञों के समकक्ष थे। उसने चुपचाप इन तीनों राक्षसी जीवों का अवलोकन किया, ये जानते हुए कि यदि उसे अग्रणी बनना है तो उसे इन तीनों स्तर 5 के राक्षसी जीवों से शीघ्रता से निपटना होगा। आकाश में आग और हवा के खंभे धीरे धीरे गायब हो गए। युद्ध अपने अंत पर पहुंच चुका था। एमेथिस्ट विंग लॉन किंग और यूनियन दोनों की आभा में काफी कमी आ गई थी।
वह व्यक्ति और वह जानवर दोनों ही समझते थे कि अगला वार ही जीत या हार का फैसला करेगा। तेज हवा, गिरने से मौत। एमेथिस्ट सील। जैसे ही वह व्यक्ति और जानवर अपनी ताकत जुटा रहे थे, अचानक एक परिवर्तन हुआ। आखिरकार शियाओयान हिल गई। शिक्षक, कर दीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, याओलाओ तुरंत शियाओयान के शरीर में समा गया और शुद्ध सफेद ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। शियाओयान ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति अचानक दर्जनों गुना बढ़ गई है, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक पर्वत श्रृंखला को चकनाचूर कर सकता है। उन्हें समझा गया था कि यह कोई भ्रम नहीं था। फिलहाल उसके पास कम से कम उच्च पदस्थ रूहवान जितनी ताकत तो थी ही। इस स्तर की शक्ति प्राप्त करने के बाद उसका दिमाग एकदम शांत रहा और उसकी निगाहें 3 दर्शक दीर्घा में बैठे 5वीं श्रेणी के राक्षसी जीवों पर टिकी रहीं। उसकी मुट्ठी पर ज्वालाएं संघनित हो गई और आकाश और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का एक हल्का सा अंश उसमें समाहित हो गया। यह एक डीरेन ड्रोव तकनीक की अनूठी विशेषता थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग कर सकती थी, जिससे चाल को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता था। ज्वाला। वह तेजी से पास वाले की ओर दौड़ा और उस राक्षसी जानवर की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने उसे एक मुक्का मार दिया। टकराना। आग की लपटी तेजी से भड़क उठी और वह 5वें स्तर का राक्षसी जानवर बिना कोई आवाज किए सीधे ही नष्ट हो गया। उच्च श्रेणी की 2 वान की शक्ति से युक्त एक डेरेन ड्रोव तकनीक का प्रयोग करने पर एक साधारण स्तर का 5 राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिरोध करने में असमर्थ था। एक टियर 5 राक्षसी जानवर के मारे जाने के बाद ज़ियाओयान ने एक पल भी नहीं रुका और तुरंत मुंह के बरसाते हुए बाकी 2 की ओर दौड़ पड़ा। शेष बचे 2 टियर 5 राक्षसी जीवों में से एक ने भयंकर दहाड़ मारी और उग्रता से उसकी ओर दौड़ा। दूसरा बिल्कुल विपरीत था। उसने आकाश में मौजूद एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा पर भयभीत निगाह डाली, मानो कुछ अनुमान लगाया हो, और पीछे मुड़े बिना युद्ध के मैदान से भाग गया। ज़ियाओयान के पास इसका पीछा करने का कोई मौका नहीं था। उसने एक और ज्वाला विस्फोट मुट्ठी फेंकी, जिसकी गति पहले से कमजोर नहीं थी। एक ही मुक्के से उस पर हमला करने वाला ये 5वें स्तर का राक्षसी जानवर भी तुरंत मर गया। 5वीं श्रेणी के 2 राक्षसी राक्षसों के शवों को जल्दी से अपने भंडारण वलय में रखते हुए ज़ियाओयान के पास ये जांचने का भी समय नहीं था कि क्या वहां राक्षस को मौजूद है, और वह तेजी से आकाश में उड़ गया। जिस समय उसने 2 टियर 5 राक्षसी राक्षसों को मारा, उसी दौरान यूनियन और एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने अपने अंतिम आक्रमण को पूरी तरह से चार्ज कर लिया था और उन्हें एक दूसरे पर लॉन्च कर दिया था। एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने शियाओयान को तेजी से आते देखा, लेकिन यूनियन के शक्तिशाली हमले ने उसे अपनी पूरी ताकत से बचाव करने पर मजबूर कर दिया। वह मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाया, धिक्कार है इन इंसानों पर, कितने नीच हैं। ज्वाला। विंड एक्सट्रीम फॉलिंग से बचते हुए शियाओयान ने इस लड़ाई का तीसरा फ्लेम बर्स्ट फिस्ट फेंका। इस पंच ने याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम को भी सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी मुट्ठी सफेद लपटों से ढक गई और उसकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। बूम। विंड एक्सट्रीम फॉलिंग किल और फ्लेम बर्स्ट फिस्ट एक ही समय में एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर गिरे, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। महज एक क्षण में एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा की आभा तेजी से और अपरिवर्तनीय रूप से लुप्त हो गई। यूनियन समय रहते बचाव करने में असमर्थ रही और एमेथिस्ट सील की चपेट में आ गई, जिससे वह पीछे की ओर दूर जा गिरी और नीचे जंगल में जा गिरी। अध्याय 12 यूनियन का उपचार, 1 महीने की सेवा, गुफा पर छापा मारने की तैयारी। यूनियन और शियाओयान की 2 तकनीक से प्रभावित होकर एमेथिस्ट विंग लायन किंग के जीवन की उल्टी गिनती तुरंत वहीं से शुरू हो गई। वह नीचे पहाड़ी जंगल में जा गिरा और खून एक तेज धारा की तरह बहने लगा। शियाओयान उसके बगल में खड़ा था, उसकी पीठ पर मौजूद सफेद पंख धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे। नीलम पंखों वाले शेर राजा ने शियाओयान को भयंकर रूप से घूरा। उसकी आवाज कमजोर थी, फिर भी अदम्य क्रोध से भरी हुई थी। नीच इंसान, अगर तुमने छुपकर हमला न किया होता तो ये राजा कभी नहीं हारता। ये सुनकर ज़ियाओयान को याद आया कि मूल कहानी में नीलमणि पंखों वाले शेर राजा का पलड़ा वास्तव में थोड़ा भारी था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच, अगर मैंने हस्तक्षेप न किया होता तो तुम जीत जाते। एमेथिस्ट विंग लायन किंग को उम्मीद नहीं थी कि शियाओयान वास्तव में इसे स्वीकार करेगी, लेकिन उसके दिल में जरा सी भी खुशी नहीं थी और वह अनिच्छुक आंखों से घूर रहा था। ये देखकर ज़ियाओयान ने कहा, शेर राजा, अमर गुफा में अपने बच्चे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसे तुम्हारे साथ नीचे भेज दूंगा ताकि तुम दोनों नीचे मिल सको। एमेथिस्ट विंग लायन किंग, इंसान, भाड़ में जाओ। इससे पहले कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग अपना वाक्य पूरा कर पाता, शियाओयान ने एक और मुक्का सीधे उसके सिर पर मार दिया। इतना ही काफी था, वह कोई अपशब्द सुनना नहीं चाहता था। एमेथिस्ट विंग लायन किंग को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद ज़ियाओयान तुरंत वहां से नहीं निकला, बल्कि उसने पहाड़ी जंगल में उसकी खोज शुरू कर दी। यूनियन को गिरते हुए देखकर स्वाभाविक रूप से वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। बेशक यूनियन को बचाने का उनका निर्णय वासना से प्रेरित नहीं था, बल्कि उसके महत्व पर आधारित था। डो हुआन विशेषज्ञ पूरे जियामा साम्राज्य और यहाँ तक कि जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में भी एक असाधारण रूप से शक्तिशाली लड़ाकू बल था। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के पूर्वी क्षेत्र के अधिपति होने के बावजूद एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा को यूनियन पर मुश्किल से ही कोई बढ़त हासिल थी। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला की अन्य 3 दिशाओं के अधिपति भी संभवतः बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। यूनियन के साथ मिलकर वे निश्चित रूप से उन्हें एक एक करके हरा सकते हैं। 3 और रैंक 6 के राक्षसी जीव, इससे उसे कितना फायदा होगा, इसके बारे में सोचते ही उसे खुशी महसूस होने लगी। इसलिए उसे न केवल यूनियन को बचाना था, बल्कि उसे बचाने के लिए वह सब कुछ करना था जिससे वह जल्द से जल्द अपनी पूरी युद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके।
कुछ देर ढूंढने के बाद ज़ियाओयान ने यूनयून को एक बड़े पेड़ की चोटी से लटकते हुए देखा। उसकी छाती पर लगे घाव से खून बह रहा था और उसके कपड़े एक बड़े छेद के साथ फट गए थे। हालांकि सौभाग्य से एक मजबूत आंतरिक कवच ने उसके गुप्तांगों को ढक रखा था, जिससे किसी भी प्रकार का अशोभनीय प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके अलावा एमेथिस्ट विंग लैंड किंग के साथ उसकी लड़ाई के कारण वे कमजोर राक्षसी जानवर बहुत दूर भाग गए थे, जिससे वह ज़ियाओयान द्वारा पाए जाने से पहले एक दुखद भाग्य से बच गई थी। शाओयान ने अपने भंडारित छल्ले से एक वस्त्र निकाला और उसे उसके ऊपर डाल दिया, फिर उसे पेड़ की चोटी से नीचे ले गया और छोटी घाटी की ओर उड़ गया। कुछ देर उड़ने के बाद ज़ियाओयान सफलतापूर्वक छोटी घाटी में लौट आई। जमीन पर उतरते ही ज़ियाओशियान जल्दी से उसके पास दौड़ा और बड़ी चिंता से पूछा, युवा स्वामी ज़ियाओ, आप आखिरकार वापस आ गए। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में अभी अभी एक भयानक युद्ध छिड़ा है, आप उसमें फंस तो नहीं गए थे? उसकी चिंता देखकर ज़ियाओयान के दिल में गर्माहट दौड़ गई और वह मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ज़ियाओशियान ने जल्दी से ज़ियाओयान के चारों ओर घूमकर यह जांच की कि उसे कोई चोट तो नहीं आई है। जब उसे पता चला कि ज़ियाओयान को वाकई कोई चोट नहीं आई है, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अपने मन को शांत करने के बाद ठीक इसी क्षण उसे आखिरकार यह एहसास हुआ कि ज़ियाओयान वास्तव में एक महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। ज़ियाओशियान ने यूनयून की आकर्षक और सुडौल छाती पर एक नजर डाली और उदास स्वर में बुदबुदाया, ये कौन है? पहले मैं उसे घर के अंदर ले जाऊं ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए और दवा लगा सकूं। इलाज के दौरान मैं आपको समझा दूंगी। दोनों घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही ज़ियाओयान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक मानक उपचार औषधि की गोली निकाली और उसे सीधे यूनयून के मुंह में डाल दिया। जैसे ही औषधीय गोली उसके मुंह में गई, यूनयून ने सहज रूप से उसे निगल लिया। यूनयून की स्थिति में तुरंत काफी सुधार हुआ, उसकी आभा अब कम नहीं हो रही थी। शाओशियान ने उपचार की दवा निकाली और यूनयून के शरीर पर लगे भयानक घाव को देखकर भौहें चढ़ाते हुए उसे लगाना शुरू कर दिया। जब वह छाती के पास पहुंची तो ज़ियाओशियान का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने ज़ियाओयान को घुमा दिया ताकि उसकी पीठ उसकी तरफ हो जाए। शाओयान को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने कारण से परिणाम तक पूरी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर ज़ियाओशियान सदमे से भर गई। क्या तुमने राक्षसी पशु के अधिपति नीलमणि पंखों वाले शेर राजा को मार डाला? ज़ियाओशियान ने अविश्वास से पूछा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एमेथिस्ट विंग लैंड किंग का शव अभी भी मेरे स्टोरेज रिंग में पड़ा है। ज़ियाओयान हंसते हुए बोला, उसका अपनी ताकत छिपाने का कोई इरादा नहीं था, या यूं कहीं कि ज़ियाओशियान से इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इस बार शाओशियान ने उसकी बात मान ली। शाओयान को सिर से पैर तक निहारते हुए उसे उनके बीच कोई दूरी बढ़ती हुई महसूस नहीं हुई, बल्कि वो खुशी से झूम उठी। वाह, ये तो कमाल है, अब मुझे तुम्हारे रूप में इतना बड़ा समर्थक मिल गया है। अब से मैं तुम्हारा समर्थक रहूंगा। ज़ियाओयान ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय तक ज़ियाओशियान ने दवा लगा दी थी और यूनयून को साफ कपड़े की पट्टियों से लपेट दिया था। पीछे मुड़कर देखने पर ज़ियाओयान ने ज़ियाओशियान के माथे पर पसीने की बूंदें देखी और सहज रूप से उन्हें पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। शाओशियान शर्मा गई, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं हटाया। जैसे ही उसकी नजरें शाओयान की आंखों से मिली, उसे लगा कि उसकी आंखें साधारण रूप से चमकदार हैं। जैसे ही वातावरण थोड़ा अस्पष्ट हुआ, यूनयून धीरे धीरे लकड़ी के बिस्तर पर जाग उठी और उसने अपनी आंखें खोल ली। आप लोग कौन हैं? यूनयून ने कमजोर आवाज में पूछा। अस्पष्ट वातावरण पल भर में गायब हो गया। यूनयून के सवालों का सामना करते हुए शाओयान ने गंभीरता से कहा, जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई, मैंने तो तुम्हें तीसरी श्रेणी की दवा भी खिलाई ताकि तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएं। और मेरे बगल में जो है वह मेरी दोस्त शाओशियान है, उसी ने तुम्हारे घावों को साफ किया और पट्टियां बांधी। घटना को समझते हुए यूनयून ने शाओयान और शाओशियान से कहा, मुझे बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जब मैं अपनी चोटों से उबर जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाऊंगी। इस मौके पर ज़ियाओयान ने सीधे कहा, क्या आप हमें कुछ वापस देना चाहते हैं? आसान है, 1 महीने तक मेरे आदेशों का पालन करें, कैसा रहेगा? यूनयून के चेहरे के भाव बदल गए। 1 महीना? क्या ये कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं है? मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और मैं ज्यादा देर तक देरी नहीं कर सकती। शाओयान ने सीधे सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई बातचीत नहीं है, यह एक बयान है। मैंने आपको जो तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली खिलाई थी, उसमें मैंने कुछ अतिरिक्त सामग्रियां मिला दी थी। 1 महीने के भीतर मुझे इसे स्वयं निकालना होगा, अन्यथा। शाओयान ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन यूनयून भला उसकी बात कैसे न समझ पाती। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओयान जैसा इतना नेक दिखने वाला सुंदर और वीर युवक वास्तव में जबरदस्ती का सहारा लेगा। शाओयान को यूनयून के रवैये की परवाह नहीं थी, उसे बस इतना चाहिए था कि वह उसके लिए काम करे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के अन्य 3 अधिपति शासकों का शिकार करने के लिए उसके लिए 1 महीना काफी था। तब तक उसकी ताकत में अनिवार्य रूप से भारी वृद्धि हो जाएगी, इस हद तक कि यूनियन शायद उसका मुकाबला भी न कर पाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अब उसकी मदद की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा उन्हें लगा कि यूनियन के लिए उनकी मांग अनुचित नहीं थी। उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए 1 महीने की सेवा मांगना कोई अनुचित बात नहीं थी। अगर किसी और को ऐसा शानदार अवसर दिया गया होता तो शायद उन्होंने इस तो हुआन विशेषज्ञ को स्थायी रूप से नियंत्रित करने का कोई तरीका खोजने की कोशिश की होती। ऐसा नहीं था कि ज़ियाओयान ने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन वह मुख्य रूप से क्लाउड मिस्ट सेक्टर और सोलहॉर प्रोटेक्टर का ध्यान आकर्षित करने से डरता था, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। 1 महीना बिल्कुल सही था, उसके लिए बिना ज्यादा उथल पुथल मचाए अपनी योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था। यूनियन की ओर ध्यान न देते हुए शाओयान खड़ी हो गई और शाओशियान से बोली, शाओशियान, अभी के लिए आप उसका ध्यान रख लीजिए। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी।
शाओ यिशियान ने बिना किसी आपत्ति के सिर हिलाया। शाओयान लकड़ी के घर से बाहर निकला, अपनी पीठ पर लगी बैंगनी बादल के पंखों को फैलाया और छोटी घाटी से उड़ गया। ये देखकर यून यून ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या वह एक दो वांग है? ज़ियाओ यिशियान को अजीब तरह का गर्व महसूस हुआ। दवान क्या है? जब तुम उस नीलमणि पंखों वाले शेर राजा से लड़ रहे थे तो युवा स्वामी ज़ियाओ ने ही उसे समाप्त किया और नीलमणि पंखों वाले शेर राजा को मार डाला। यून यून को तो और भी ज्यादा अविश्वास हुआ। क्या नीलम पंखों वाले शेर राजा को उसने मार डाला? यून यून को अचानक याद आया कि एमेथिस्ट सील से टकराने और बेहोश होने से पहले उसने एक परछाई को तेजी से आगे बढ़ते हुए और एमेथिस्ट विंग लान किंग पर हमला करते हुए देखा था। क्या वाकई यह वही युवक हो सकता है जो 20 साल का भी नहीं दिखता था? डॉट डॉट डॉट। इस समय ज़ियाओयान छोटी घाटी से उड़कर सीधे एमेथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा की ओर जा रही थी। अब उसके लिए उसके घर पर छापा मारने का समय आ गया था। अध्याय 13 अमर गुफा की लूट। साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का सेवन, साधना में तीव्र वृद्धि। एमेथिस्ट विंग लान किंग का अभी पतन हुआ था, इसलिए कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अगर उसने और देरी की तो उसकी अमर गुफा को राक्षसी जानवरों द्वारा निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इसलिए यून यून के मामलों को संक्षेप में निपटाने के बाद शियाओयान तुरंत रवाना हो गई। हालांकि वह पहले ही सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका था, नीले पंखों वाले शेर राजा का शव। उनका दूसरा गोल बीस्ट फायर। वह साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत पर निर्भर था। अगर यह चीज गायब हो जाती तो वह सचमुच बहुत गुस्सा होता। कुछ ही समय बाद तेज गति से उड़ते हुए ज़ियाओयान नीलम पंखों वाले शेर राजा की अमर गुफा के अंदर पहुंच गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। प्रवेश द्वार पर कम से कम एक दर्जन राक्षसी जानवरों के शव पड़े थे, जो सभी गुफा के रक्षक प्रतीत होते थे। उनके घावों को देखकर ज़ियाओयान ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हें मारने वाला राक्षसी जानवर वही था। इसलिए कम से कम स्तर 5 की ताकत वाला एक राक्षसी जानवर गुफा में घुस गया। ये जानकर ज़ियाओयान नाराज नहीं हुआ, बल्कि वह मुस्कुराया, अपने दांत दिखाए और तेजी से गुफा में चला गया। जहां तक उन तीसरे स्तर के राक्षसी जीवों के शवों की बात है, उसने उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उन सभी को अपने भंडारण वलय में जमा कर लिया। हालांकि इन तीसरे स्तर के राक्षसी जीवों ने उसके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कम वृद्धि की, जो अब चौथे स्तर के जादुई जीव के बराबर शक्तिशाली था, फिर भी सबसे छोटा मच्छर भी उसके लिए भोजन है। शायद जब वह शारीरिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि के बहुत करीब हो, तब ये जीव उपयोगी साबित हो सकते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करने पर रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं थी। आसपास की दीवारों में जड़े बैंगनी रत्न बैंगनी चमक बिखेर रहे थे, जिससे वह स्थान स्पष्ट और चमकदार रूप से प्रकाशित हो रहा था। शाओयान ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही रास्ते में एक मोड़ पर पहुंच गई। मूल कहानी की अपनी यादों के आधार पर वह जानता था कि बाईं ओर का रास्ता उस स्थान की ओर जाता है जहां साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत रखा हुआ था, जबकि दाईं ओर का रास्ता उस गुफा की ओर जाता है जहां एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा का शावक रहता था। शाओयान को निर्णय लेने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी आत्मा की चेतना को मुक्त किया और जब उसने दाहिने रास्ते के अंत में स्थित गुफा से आती हुई एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिक्षक, मेरी मदद कीजिए। ये कहते हुए ज़ियाओयान दाहिनी ओर स्थित गुफा की ओर दौड़ पड़ा। ये जानते हुए कि इस शिष्य के अपने विचार थे, याओलाओ ने समय बर्बाद किए बिना सीधे उसे अपने वश में कर लिया। पल भर में ज़ियाओयान की आभा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और एक बार फिर उसमें उच्च श्रेणी की डोओकिन के बराबर शक्ति आ गई। ज़ियाओयान दाहिनी ओर स्थित गुफा में प्रवेश कर गई। एक टिए 5 राक्षसी जानवर गुफा में छानबीन कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की तलाश कर रहा था। ध्यान से देखने पर ज़ियाओयान ने पाया कि वास्तव में यह वही 5वें स्तर का राक्षसी जानवर था जो उस समय भाग गया था। ये सीधे घर पर छापा मारने आया था। गुफा के अंदर एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा के शावक के पहले से ही ठंडे हो चुके शव पर एक नजर डालते हुए ज़ियाओयान मुस्कुराए। मैंने बूढ़े शेर राजा से वादा किया था कि मैं उसके बच्चे को उससे मिलाने के लिए भेजूंगी, लेकिन तुमने तो वो काम कर दिया। क्या तुम मुझे अपना वादा तोड़ने पर मजबूर नहीं कर रहे हो? इसके बदले में मुझे अपनी जान देकर मुआवजा दो। एक साधारण सा बहाना बनाते हुए ज़ियाओयान ने अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे 5वें स्तर के राक्षसी जानवर पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। एक जोरदार धमाके के बाद पूरी गुफा हिल गई और 5वें स्तर के राक्षसी जानवर ने तुरंत ही जीवन के सभी लक्षण खो दिए। शाओयान ने शावक के शव के साथ उसके शरीर को अपनी संग्रहण अंगूठी में रख लिया। फिर मूल कहानी की अपनी यादों के आधार पर उसे एक बैंगनी रंग का आत्मा क्रिस्टल मिला, एक नुकीला असमान आकार का पत्थर। उसे पकड़े हुए ज़ियाओयान तेजी से चौराहे पर लौट आए और बायां रास्ता चुन लिया। अंदर तक जाते ही उसने तुरंत बिल्कुल बीच में एक बैंगनी पत्थर का गोला देखा, जिसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ बह रहा था। शाओयान समझ गई कि ये साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत था, जो बैंगनी आत्मा क्रिस्टल से भी अधिक कीमती खजाना था। बैंगनी रंग के आत्मा क्रिस्टल को पकड़े हुए उसने पत्थर के गोले को तोड़कर खोला और धीरे धीरे उसके अंदर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को बाहर निकाला और 6 ज़ेड की बोतलों को ऊपर तक भर दिया। उन्हें भरने के बाद उसने सभी ज़ेड की बोतलों को अपने भंडारण के छल्ले में नहीं रखा, बल्कि उसने केवल एक बोतल को ही उसमें रखा और बाकी को बाहर छोड़ दिया। मूल कहानी के शियाओयान की तुलना में उसकी शारीरिक क्षमता अब कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए इन्हें अवशोषित करने में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि मूल कहानी में लगता था। एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा की अमर गुफा अग्नि ऊर्जा से भरपूर थी, जिससे यह उसके लिए साथ मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को अवशोषित करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। शिक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, शाओयान ने याओलाओ से कहा। याओलाओ ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम बदमाश, तुम सचमुच अपने मालिक को मुफ्त मजदूर की तरह समझते हो।
शाओयान ने अपना मुंह खोला और साथ में दी गई बैंगनी क्रिस्टल सामग्री की 5 बोतलें एक ही बार में अपने गले से नीचे उतार ली। चिकना, ठंडा और सुखदायक, साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत उसके मुंह में प्रवेश करते ही उसके गले से नीचे उसके पेट में चला गया। इसके साथ ही साथ बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की शक्तिशाली ऊर्जा भी आ गई। मूल कहानी में जियाओयान ने केवल थोड़ा सा गिरा हुआ तरल चाटा था, फिर भी उसकी साधना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब जब उसने इसका 5/6 हिस्सा अपने पेट में निगल लिया तो उस भयानक ऊर्जा के कारण उसके भयानक भौतिक शरीर जो कि चौथे स्तर के जादुई जानवर के समान था में भी सूजन की एक अलग ही अनुभूति होने लगी। साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की शक्तिशाली ऊर्जा के पोषण के तहत उसके शरीर के भीतर की साधना, जो केवल 8 स्टार डो मास्टर स्तर पर थी, तेजी से बढ़ी। महज कुछ ही पलों में ये 9 स्टार डो मास्टर की स्तर तक पहुंच गया। 9 स्टार डो मास्टर से 1 स्टार ग्रेड डो मास्टर तक की बाधा को इतनी आसानी से पार कर लिया गया मानो वह कभी थी ही नहीं। इसके बाद उनकी साधना में रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। 2 स्टार ग्रेड डो मास्टर, 3 स्टार ग्रेड डो मास्टर, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार बेहतरीन डो मास्टर। शाओयान की साधना शक्ति रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ी। उन्होंने 8 स्टार डो मास्टर से लेकर 6 स्टार ग्रेड डो मास्टर तक का सफर तय किया और बड़ी मुश्किल से वहीं रुके। इसके साथ ही सारी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। जियाओयान ने अपनी आंखें खोली और याओ लाओ की आत्मा तुरंत उसके पास आ गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यान जियाओजी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यद्यपि साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की ऊर्जा आपको 9 स्टार डो मास्टर से 6 स्टार ग्रेड डो मास्टर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपकी रुचि कितनी अस्थिर और खोखली हो जाएगी? मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, हर बात पर सोच विचार करते हो और दूर की योजना बनाते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? याओ लाओ के शब्दों को सुनकर, जो सुनने में डांट फटकार जैसे लग रहे थे लेकिन वास्तव में स्नेहपूर्ण थे, शाओयान ने बहस नहीं की और इसके बजाय वास्तविक सच्चाई को प्रदर्शित करने का विकल्प चुना। इस प्रकार उसने अपने शरीर के भीतर से हल्के पीले रंग की बनिंग टेक्निक डोउची को मुक्त किया। जैसे ही संघनित डोउ की हुई प्रकट हुआ, याओ लाओ पल भर में अवाक रह गया। यह इतना संक्षिप्त कैसे हो सकता है? इसमें अस्थिरता का जरा सा भी आभास नहीं है। शाओयान स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह उसके अग्नि आत्मा शरीर के कारण था। इससे पहले उसके शरीर पर कोई खास असर नहीं दिखा था, बस बनिंग टेक्निक का अभ्यास करते समय उसकी साधना की गति तेज हो जाती थी, जिससे उसे निम्न पीली श्रेणी मिलती थी। बनिंग टेक्निक एक उच्च पीले रंग की तकनीक की संवर्धन गति है। हालांकि इस बार फायर स्पिरिट बॉडी के मुख्य प्रभाव का प्राथमिक प्रदर्शन किया गया। इसने ज्वालाओं या यूं कहे कि अग्नि संबंधी ऊर्जा के लिए असाधारण रूप से उच्च अवशोषण और रूपांतरण दर प्रदान की। याओ लाओ के विचार में साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की वह मात्रा किसी व्यक्ति को 6 स्टार ग्रेड डो मास्टर बनने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इससे उनकी डोची खोखली हो जाती, इसलिए डोची को संपीड़ित करने से लगभग 3 स्टार या 4 स्टार ग्रेड डो मास्टर बनने की सफलता मिलनी चाहिए थी। इसलिए जब जियाओयान ने 6 स्टार ग्रेड डो मास्टर का दर्जा हासिल किया तो उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि जियाओयान ने अपनी डोची को संपीड़ित नहीं किया था। हालांकि सच्चाई ये थी कि जियाओयान ने अपनी डोची को पूरी तरह से संपीड़ित कर लिया था। अन्यथा साथ में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत के लिए अग्नि आत्मा शरीर की अवशोषण और रूपांतरण दर को देखते हुए यह उसे 9 सितारा महान डो मास्टर बनने के लिए पर्याप्त होता। यह अग्नि आत्मा शरीर की शक्ति थी। विपत्ति विष शरीर के साथ विशेष रूप से उल्लेखित कोई चीज साधारण कैसे हो सकती है? यह उल्लेख करना उचित होगा कि चूंकि उसने इतनी अधिक मात्रा में संबंधित बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का सेवन किया था, इसलिए शाओयान के शरीर के भीतर बैंगनी ज्वाला तार्किक रूप से उत्पन्न हुई और सीधे परिपक्वता तक पहुंच गई। इसका यह भी मतलब था कि वह अपनी बनिंग टेक्निक के स्तर को बढ़ाने के लिए बीस्ट फायर को तुरंत अवशोषित कर सकता था। साथ ही अपने अग्नि आत्मा शरीर के माध्यम से बैंगनी ज्वाला को अवशोषित करने से निश्चित रूप से उसकी साधना को एक बार फिर बढ़ावा मिलेगा। आगे सोचते हुए उसे याद आया कि उसकी भंडारण अंगूठी में अभी भी इतने सारे राक्षसी जानवरों के शव मौजूद थे जो उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते थे। शाओयान की अधीरता बढ़ती जा रही थी। अध्याय 14, नकली नामों का आदान प्रदान। शाओयान की मियाग्री, यून हैरान। याओ लाओ ने शाओयान की अधीरता देखी और कुछ देर पहले शाओयान से चौंक जाने के कारण उसने तुरंत कहा, बदमाश, तुम्हारे शरीर में बैंगनी अग्नि सीधे तौर पर उत्पन्न हुई और इतनी अधिक मात्रा में संबंधित बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को निगलने के बाद ही परिपक्व हुई। हालांकि इसे इतनी जल्दी आत्मसात करने के बारे में मत सोचो। यद्यपि पशु अग्नि स्वर्गीय ज्वालाओं से कमतर है, फिर भी ये एक शक्तिशाली ज्वाला है। भले ही आपका शरीर मजबूत हो, फिर भी इस ज्वाला को जलने की तकनीक द्वारा अवशोषित होने से पहले नसों में घूमना आवश्यक है। नसों के मामले में आप लापरवाही नहीं कर सकते। पहले वापस जाओ और नाड़ी की रक्षा करने वाली गोलियों में कुछ सुधार करो। याओ लाओ का लहजा निर्विवाद था, जिससे शाओयान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अपने जन्मजात अग्नि आत्मा शरीर के कारण ज्वालाओं के प्रति उनका लगाव निर्विवाद था। जब वह बच्चा था तब वह आग पर अपने हाथ सेंकता था, लेकिन कभी जलता नहीं था। अब जबकि वह चौथे स्तर के जादुई जीव के शरीर के साथ बैंगनी अग्नि को अवशोषित कर रहा था, तो भला क्या समस्या हो सकती थी? हालांकि अंततः ये याओ लाओ की नेक नियत और देखभाल थी, इसलिए शाओयान ने बात मान ली। एमिथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा में घूमने और यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई अन्य खजाना नहीं है, जियाओयान थोड़ी सी निराशा के साथ वहां से चली गई। राक्षसी जीव आखिरकार मनुष्यों की तरह नहीं थे। उनमें से अधिकांश में धन जमा करने की आदत नहीं थी और उनकी अधिकांश विरासत मूल रूप से लिखित पुस्तकों के बजाय उनके वंश से आती थी।
अन्यथा यदि उस स्तर के किसी मानव डोहुआन विशेषज्ञ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता तो जियाओयान को पूरा यकीन था कि वह बहुत सारी अच्छी चीजें खोज सकता था। नीलम के पंखों वाले शेर राजा की अमर गुफा से प्रस्थान। शाओयान ने अपने बैंगनी बादल जैसे पंख फड़फड़ाए और तेजी से छोटी घाटी में वापस उड़ गया। इस बार बार आने जाने और अमर गुफा के अंदर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को अवशोषित करने में काफी समय लग गया था। जब वह लौटा तब तक आकाश में अंधेरा छा चुका था। छोटी घाटी के खुले मैदान में उतरते ही जैसे ही शियाओयान वापस लौटा उसने यूनियन को शियाओ यीशियान के सहारे बाहर चलते हुए देखा। उसने अपने पंख समेटे जमीन पर उतरा और दोनों महिलाओं की ओर चल पड़ा और पूछा, आपकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, आप पहले से ही इधर उधर क्यों चलने लगे हैं? शियाओ यीशियान ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा कि वह इतनी कमजोर नहीं है और 1 महीने तक आपकी सेवा करने की शर्त पूरी करने के लिए वह जल्द से जल्द ठीक होना चाहती है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये सुनकर जियाओयान ने उदासीनता से कहा, तो उसे रहने दो। मैंने उसे जो 3रे स्तर की औषधीय गोली खिलाई है उसका बहुत अच्छा असर हुआ है। अगर वह ज्यादा हिलती डुलती है तो इससे दवा का असर तेजी से शरीर में जाएगा और उसके घाव जल्दी भरेंगे। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने शियाओ यीशियान की देखभाल करते हुए कहा, वह बाहर ठंड और थकावट सहने को तैयार है, तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? जल्दी करो और घर के अंदर जाकर आराम करो, उसे अकेला छोड़ दो। किसी बाहरी व्यक्ति के सामने बिना किसी संकोच के शियाओयान द्वारा देखभाल किए जाने पर शियाओ यीशियान ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं जानती हूँ, युवा स्वामी शियाओ यूं यूं। उन दोनों लोगों को एक मधुर और स्नेहपूर्ण आभा बिखेरते हुए देखकर उसकी खूबसूरत आंखें आकर्षण से भर उठी। शियाओयान ने तिरछी नजर से एक झलक देखी और चुपचाप अपने थोड़े सूखे होठों को चाट लिया। बचपन से ही उनका शियाओ शून्य से संपर्क था, इसलिए सुंदरियों के प्रति उनका प्रतिरोध कम नहीं था। लेकिन यून यून जैसी महिला के प्रति जो पूरी तरह से विकसित थी और जिसके पूरे शरीर से एक परिपक्व महिला की आभा झलकती थी, वह वास्तव में इसके लिए पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि यून यून जैसी परिपक्व महिला बहुत ज्यादा चिपकू होती है और उसके शरीर पर मौजूद वो 2 कोमल उभार जब भी वह उन पर नजर डालता था तो उनसे एक सहरन सी अनुभूति क्यों होती थी। यून यून अचानक हिली, अपने हल्के लाल गालों को दूसरी तरफ मोड़ लिया, अपनी कोमल भुजाओं को अपनी छाती पर बांध लिया, मानो किसी चीज को छुपा रही हो। युवा स्वामी शियाओ यीशियान ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। शाओयान ने अपनी नाक रगड़ी, जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और बात बदलते हुए कहा, शियाओ यीशियान, तुम पहले घर जाकर सो जाओ। मैं कुछ औषधीय गोलियां तैयार कर रहा हूँ, इसलिए अभी आराम नहीं करूंगा। ठीक है फिर। जियाओ यीशियान को पता नहीं था कि वह क्यों नाराज थी और थोड़ी उदासी के साथ लकड़ी के घर की ओर चल पड़ी। बगल में खड़ी यून यून ने शियाओयान की बातें सुनकर अपनी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाया। आप एक रसायन शास्त्री हैं? शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही और निस्संदेह। यून यून का मुंह थोड़ा सा खुला और उसकी आंखों में लगातार चमकदार रंग चमक रहे थे। शाओयान की युवा उपस्थिति को देखकर स्पष्ट था कि वह 20 वर्ष से भी कम आयु का था। उसकी साधना शक्ति तो जबरदस्त थी ही, साथ ही वह एक रसायनज्ञ भी था। ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा वाला दूसरा व्यक्ति पूरे जियामा साम्राज्य में नहीं मिल सकता था। हाँ, अगर केवल साधना की बात करें तो शायद उसकी अच्छी शिष्या का पूर्व मंगेतर उसकी तुलना में कहीं कमतर ही ठहरता। रुको, उसकी शिष्या के पूर्व मंगेतर का नाम शियाओयान था और उसके सामने खड़े युवक को शियाओ यीशियान द्वारा यंग मास्टर शियाओ कहा जाता था। क्या ये यंग मास्टर शियाओयान हो सकता है? यून यून के दिल में एक ऐसी बेचैनी उठी जिसे वह खुजा नहीं पा रही थी और उसने तुरंत पूछा, युवा स्वामी शियाओ, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? शाओयान ने हल्के से भौहें चढ़ाकर लापरवाही से कहा, छिपाने जैसा कुछ नहीं है, मेरा नाम शाओ हुआ है। शाओ हुआ? यून यून ने हैरानी भरी अभिव्यक्ति दिखाते हुए पूछा, क्या आप हुतान शहर के शाओ परिवार से हैं? शाओयान ने हैरानी भरा भाव दिखाया, शाओ परिवार क्या है, मैं तो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से हूँ। ये कहने के बाद जियाओयान ने सीधे विषय बदल दिया, ठीक है, आपका नाम क्या है? यून यून ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यून जी। अपना नकली नाम बताने के बाद यून यून को आगे सवाल पूछने में शर्मा रही थी, हालांकि उसके मन में अभी भी संदेह था। आखिरकार शियाओ हुआ और शियाओयान बहुत हद तक एक जैसे थे। उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकने वाली एकमात्र चीज ये थी कि जियाओ हुआओ की ताकत बहुत ही भयावह थी, क्योंकि वह पहले ही मिथिस विंगलान किंग को मारने की क्षमता रखता था और वह कीमियागर भी था। अतीत में शियाओयान की स्वाभाविक प्रतिभा कितनी भी भयावह क्यों न रही हो, वह इस स्तर तक कभी नहीं पहुंची थी। जैसे ही यून यून अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, शियाओयान ने पहले ही अपने भंडारण वलय से औषधीय जड़ी बूटियां और कड़ाही निकाल ली थी और दूसरे स्तर की औषधीय गोली, नाड़ी सुरक्षात्मक गोली को तैयार करना शुरू कर दिया था। ये देखकर यून यून ने अपने शरीर को हिलाना बंद कर दिया, पास ही में एक पत्थर ढूंढा और उस पर जोर से बैठ गई। उसके नितंब हल्के से कांप रहे थे। वह दूर से शियाओयान को रसायन विद्या करते हुए देख रही थी। वह देखना चाहती थी कि शियाओयान के रसायन विद्या कौशल का स्तर क्या है। हालांकि जैसे जैसे वह देखती रही, उसने शियाओयान की कीमियागरी को अब परखने वाली नजरों से नहीं देखा। शाओयान की रसायन विद्या की क्षमताएं याओ लाओ से विरासत में मिली थी और उनकी बुनियादी क्षमताएं अत्यंत सुदृढ़ थी। उनके जन्मजात अग्नि आत्मा शरीर और पूर्ण विकसित आत्मा प्रतिभा के साथ ये कहा जा सकता है कि एक रसायनज्ञ के 3 प्रमुख बिंदु, ज्वाला पर नियंत्रण, आत्मा का बोध और रसायन विद्या की तकनीकें, ये सभी उनके लिए सर्वोच्च स्तर की थी। इन तीनों के संयोजन ने उनकी रसायन विद्या को अत्यंत सहज और बेरोक टोक बना दिया। वे लापरवाही से एक औषधीय जड़ी बूटी चुनते और उसे औषधि पात्र में डालते ही पलक झपकते ही उसकी सार को पूरी तरह से परिष्कृत कर देते थे। एक लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति सबसे आकर्षक होता है। इस समय शियाओयान इसी अवस्था में थी।
किमियाग्री पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के कारण उस आत्मविश्वासपूर्ण और अनियंत्रित साहस ने यूनियन को, जो आमतौर पर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का बोझ उठाती थी, इसके लिए तरसा दिया और वह एक पल के लिए मोहित हो गई। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। अगले दिन जब आसमान में रोशनी होने लगी, तब जाकर यह किमियाग्री सत्र अंततः समाप्त हुआ। शाओयान ने अपने माथे से हल्के पसीने को धीरे से पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार यह पूरा हो गया। कुछ दूरी पर यूनियन धीरे धीरे होश में आए। उसने शाओयान के बगल में रखी जहर की बोतलों के बड़े ढेर को देखा और पूछा, आपने कौन सी औषधीय गोलियां बनाई हैं? यह महसूस करते हुए कि यह कुछ हद तक अनुचित था, उसने आगे कहा, यह मेरी बस एक छोटी सी जिज्ञासा है। अगर आप मुझे बताने को तैयार नहीं हैं, तो भूल जाए। इस समय ज़ियाओयान का मुंह बचा था, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं और एक एक करके विभिन्न जहर की बोतलों की ओर इशारा करते हुए कहा, द्वितीय स्तर की औषधीय गोली, नारी सुरक्षा गोली, नारियों की रक्षा के लिए। दूसरे स्तर की औषधीय गोली, बर्फ जैसी ठंडी गोली, आत्मा को जागृत रखने के लिए। तीसरे स्तर की औषधीय गोली, जागृत आत्मा की गोली, साधना की अवस्था के दौरान निगलने पर व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा प्रेरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे साधना की गति तेज हो जाती है। तीसरे स्तर की औषधीय गोली, तुम तीसरे स्तर के रसायनज्ञ हो। यूनियन मन ही मन चौंक गई और साथ ही उसने ये निश्चय कर लिया कि शियाओ हुआ निश्चित रूप से शियाओयान नहीं है। कोई व्यक्ति 2 साल पहले दजीची के 8वें चरण में कैसे हो सकता है और 2 साल बाद दवान की शक्ति प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ तीसरे स्तर का कीमियागर भी बन सकता है? नहीं, रसायन विद्या के दौरान ज़ियाओ हुआओ की सहजता को देखते हुए यहाँ तक कि तीसरे स्तर की औषधीय गोलियों को प्राप्त करना भी उसके लिए कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह चौथे स्तर का कीमियागर है। ज़ियाओयान ने यूनियन के सदमे को नजरअंदाज किया, जागृति आत्मा की गोली को भंडारण रिंग में रख दिया और नारी सुरक्षा गोली और बर्फ हृदय की गोली को बाहर छोड़ दिया और तुरंत अपने शरीर के भीतर की बैंगनी अग्नि को अवशोषित करने की तैयारी करने लगा। एक बार जब वह बैंगनी अग्नि पर महारत हासिल कर लेता है, तो ज्वाला की शक्ति पर भरोसा करते हुए वह शायद महान डो मास्टर साधना के साथ मुश्किल से ही एक 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो पाएगा। अध्याय 15, राक्षसी अग्नि को आत्मसात करना, एक बार फिर से सुधार करना। पशु अग्नि को अवशोषित करना कोई दुर्लभ घटना नहीं थी, इसलिए ज़ियाओयान का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उस छोटी घाटी का वातावरण सुंदर और शांत था, जिसमें भरपूर ऊर्जा थी, जो उसे बैंगनी लौ को अवशोषित करने के लिए एकदम उपयुक्त बनाती थी। उसने चारों ओर देखा और लकड़ी की झोपड़ी से दूर एक जगह ढूंढकर पालथी मारकर बैठ गया। यूनियन को समझ नहीं आ रहा था कि शाओयान क्या कर रही है और वह पास आना चाहती थी, लेकिन शाओयान ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए आ रही हो? मैं अभी बीस्ट फायर को सोखने वाली हूँ। तुम्हारी साधना शक्ति अभी बंद है, अगर तुम्हें गलती से चोट लग गई तो क्या होगा? डांट पड़ने पर यूनियन स्वाभाविक रूप से नाराजगी जताना चाहती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे दबा लिया और उसके चेहरे पर भावहीनता छा गई। मैं समझती हूँ। फिर वह पीछे हट गई, शाओयान से कुछ दूरी पर पालथी मारकर बैठ गई और अपने शरीर के अंदर लगी मोहर को हटाने की कोशिश करने लगी। एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा की एमेथिस्ट मोहर वास्तव में कमजोर नहीं थी। अगर वह मोहर को हटाना चाहती तो कुछ दिन बिताए बिना ऐसा करना असंभव होता। लकड़ी के केबिन के अंदर शाओ यिशियान बिस्तर से उठ चुकी थी। खिड़की के पास बैठी उसने देखा कि शाओयान अपने काम में व्यस्त है और वह उसे परेशान करने के लिए उसके पास नहीं गई। वह बस चुपचाप देखती रही, उस पल की शांति का आनंद लेती रही। उसके हाथ में 7 रंगों के विष नियमावली का वह ग्रंथ था। ... राक्षसी अग्नि को अवशोषित करना उतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा गया था। रक्तकमल की गोली या बर्फ के आत्मा के ठंडे झरने जैसी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। नाड़ी को स्थिर रखने वाली गोली और बर्फ से दिल को आराम देने वाली गोली पूरी तरह से पर्याप्त थी। शाओयान को तो यह भी महसूस हुआ कि उसके अग्नि आत्मा शरीर के साथ ये दोनों औषधीय गोलियां अनावश्यक थी। हालांकि रिंग के अंदर मौजूद याओ लाओ लगातार आत्मा के संदेश भेजकर उसे सतर्क रहने के लिए कह रहा था, इसलिए शाओयान को उसकी बात माननी पड़ी। उसने नाड़ी को स्थिर रखने वाली गोली और बर्फीले दिल की गोली निगल ली और तुरंत ही उसे अपनी नसों पर एक सुरक्षात्मक परत जमती हुई महसूस हुई और ठंडक की एक लहर के बाद उसका दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट हो गया। 2 औषधीय गोलियां निगलने के बाद रिंग में मौजूद याओ लाओ ने अंततः उसे बैंगनी लौ को अवशोषित करने की अनुमति दी। शाओयान ने तुरंत बनिंग टेक्निक का प्रयोग किया और बनिंग टेक्निक की हल्की पीली डोजी उसके शरीर के भीतर की शांत बैंगनी लौ की ओर प्रवाहित हुई। वह प्रचंड अग्नि, जिसे अत्यंत हिंसक होना चाहिए था, उसके शरीर के भीतर एक बच्चे की तरह अपनी मां की बाहों में लेटे हुए अत्यंत आज्ञाकारी और शांत भाव से बनी रही। इसी क्षण ज्वाला मंत्र के डोजी के हमले ने इस शांति को भंग कर दिया। बीस्ट फायर तुरंत हिंसक हो गया और सहज रूप से पलटवार करने की कोशिश करने लगा। प्राचीन घेरे में मौजूद याओ लाओ तुरंत चिंतित हो गया। आखिरकार यह 6 स्तर के राक्षसी जीव नीलमणि पंखों वाले शेर राजा की प्रचंड अग्नि थी और यह पहले ही परिपक्वता तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इसकी तीव्रता कम नहीं थी। उसके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही थी। अगर सच में कुछ गलत हो गया तो भले ही शाओयान का शारीरिक रूप से कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने याओ लाओ को अंदर तक झकझोर दिया। बीस्ट फायर के उग्र रूप लेने से ठीक 1 सेकंड पहले ज़ियाओयान ने धीमी आवाज में कहा, हम। पल भर में हिंसक बीस्ट फायर एक बार फिर शांत हो गया। बनिंग टेक्निक की डोलची द्वारा लगातार भस्म किए जाने के बावजूद इसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। ये ठीक नहीं है, याओ लाओ ने हैरानी से कहा। वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि यह हिंसक बीस्ट फायर शाओयान के साथ इतना शांत व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या इसका कारण यह विचित्र साधना तकनीक यानी जलाने की तकनीक हो सकती है? हालांकि इस तकनीक में इस प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है।
याओ लाओ पूरी तरह से हैरान थे और रिंग के अंदर अकेले ही बेतहाशा सोच विचार कर रहे थे। बीस्ट फायर का अवशोषण बहुत ही सुचारू रूप से हुआ। बर्निंग टेक्निक द्वारा बीस्ट फायर को अवशोषित करने के बाद यह निम्न पीली रैंक से मध्यवर्ती रैंक में अपग्रेड हो गई। पीली रैंक। शाओयान के अग्नि आत्मा शरीर के प्रवर्धन के बावजूद इसकी साधना गति केवल निम्न स्तर की गहन साधना गति के बराबर ही थी। खेती की तकनीक। सौभाग्य से यद्यपि इस प्रचार का पैमाना बड़ा नहीं था, इसने साबित कर दिया कि जलाने की तकनीक वास्तव में लिप्टों को अवशोषित करके विकसित होने का प्रभाव रखती है। इससे निसंदेह रिंग में याओ लाओ के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हुई। बर्निंग टेक्निक के विकास से प्राप्त होने वाली उपज के अलावा शाओयान की साधना में भी काफी प्रगति हुई थी। 6 सितारा ग्रेड 2 मास्टर से लेकर 8 सितारा ग्रेड 2 मास्टर तक लगातार 2 सितारे पार करना। मूल उपन्यास के शाओयान की तुलना में जो केवल 9 सितारा 2 प्रैक्टिशनर से 1 सितारा 2 मास्टर तक ही पहुंच पाया था, ग्रेड 2 मास्टर स्तर पर 2 सितारा की वृद्धि ऊर्जा की तीव्रता के बिल्कुल अलग स्तर पर थी। हालांकि यह उसके शरीर में बैंगनी लौ के मूल उपन्यास की तुलना में अधिक परिपक्व होने से संबंधित था, फिर भी यह अग्नि आत्मा शरीर की शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त था। अगर वह किसी प्रमुख शक्ति वाले परिवार में पैदा हुआ होता तो वह केवल 20 फ्लेम्स को पूरी तरह से खाकर ही डोजुन बन सकता था, बजाय इसके कि उसे अब की तरह इतने लंबे समय तक मेहनत से योजना बनानी पड़े सिर्फ एक 6 20 फायर को हासिल करने के लिए। उन प्रमुख शक्तियों के शिष्यों के प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस करने के बाद ज़ियाओयान को अचानक हंसी आने लगी। एक धोखेबाज के रूप में जो 3 स्वर्णिम उंगलियों के साथ पैदा हुआ था और जिसके बूढ़े दादा ने उसे कीमियागरी सिखाई थी, उसे उन प्रमुख शक्तियों के शिष्यों से ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी आत्मा की प्रतिभा और अग्नि आत्मा शरीर का तो जिक्र ही नहीं, अकेले डोगरी की विरासत ही गु कबीले और हुन कबीले जैसे शीर्ष परिवारों से कमतर नहीं थी। इसके अलावा इतने वर्षों तक उन शीर्ष परिवारों के बने रहने के बाद यदि उनकी विरासत खो जाती है तो वे शायद उतने अच्छे भी न हो जितने अच्छे उसे डोगरी की विरासत प्राप्त करने से हो सकते हैं। कम से कम वह उच्च स्वर्ग श्रेणी की आत्मा भक्षण शरीर शोधन सूत्र को किसी अन्य साधना तकनीक के बदले नहीं देगा। इस उम्र में ही वह 34 स्तर के जादुई जानवर के बराबर शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस साधना तकनीक को सबसे अधिक श्रेय मिलना चाहिए। एक बार जब वह अपने भंडारण वलय में असंख्य राक्षसी जानवरों के शवों को समाहित कर लेगा तो उसकी शारीरिक शक्ति में निश्चित रूप से एक और वृद्धि होगी। शाओयान खड़ा हुआ, उसने नारी की सुरक्षा करने वाली गोली और दिल की बर्फ को ठंडा करने वाली गोली, जिनका उसने मुश्किल से ही इस्तेमाल किया था, एक तरफ रखती और लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी में चला गया। लकड़ी की झोपड़ी के अंदर शियाओई शियान जड़ी बूटियां तैयार कर रही थी। शियाओयान को अंदर आते देख उसने कहा, क्या आपका काम हो गया? क्या आप नाश्ता करना चाहेंगी? मैं बना सकती हूँ। शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद मुझे एक और दिन बाहर जाना पड़ेगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि उस महिला को मेरा असली नाम न बताएं। अगर वह आपसे मेरा नाम पूछे तो बस उसे बता देना कि मेरा नाम शियाओ हुआ है। ये देखकर ज़ियाओई शियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें डर है कि सब कुछ सुलझ जाने के बाद कोई दोहुआन विशेषज्ञ तुम्हारे साथ झगड़ा करने आएगा? शाओयान ने अपनी नाक रगड़ी, ऐसा उस वजह से नहीं है। मुख्य रूप से वह मेरी मंगेतर की गुरु है। मंगेतर के मालिक आपकी मंगेतर है। शियाओई शियान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। शाओयान, क्या आप गलत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? वैसे उस मंगेतर के बारे में हमने अपनी सगाई तोड़ दी है। वापस आने पर मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। मुझे दोस्तों के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया को अत्यधिक महसूस करते हुए ज़ियाओई शियान ने जल्दी से इसे छिपाने की कोशिश की। मैं बस हैरान थी। आखिरकार अगर तुम्हारी मंगेतर होती तो मेरे साथ। खैर वैसे भी ये कुछ खास अच्छा नहीं होता, तुम्हें पता है ना। सौभाग्य से ये घुल गया, ज़ियाओई शियान ने धीमी आवाज में कहा। मैं समझ गई। वैसे भी कृपया इसे छुपाने में मेरी मदद करें, नहीं तो अगर उसे मेरी असली पहचान पता चल गई तो हमारी बातचीत असहज हो जाएगी। ज़ियाओयान ने निर्देश दिया। चिंता मत करो, ज़ियाओई शियान ने जानबूझकर या अनजाने में अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए उसे फुलाया। शाओयान ने चोरी छिपे 2-4 नजरें घुमाई और सोचा कि छोटे बंस भी काफी स्वादिष्ट हैं। फिर शाओई शियान के देखने से पहले ही उसने झट से अपनी नजरें हटा ली और वहां से भाग गया। डॉट डॉट डॉट। छोटी घाटी के बाहर ज़ियाओयान ने मेथिस विंग लानकिंग की अमर गुफा में लौट आया। यहाँ अग्नि से जुड़ी ऊर्जा सघन थी, उसे यही रहना अच्छा लग रहा था। गुफा के भीतर गहराई में वापस जाते हुए वह गुफा के बाईं ओर स्थित कक्ष की ओर बढ़ा जहां साथ में रखा हुआ बैंगनी क्रिस्टल स्रोत संग्रहित था। शाओयान ने कई भंडारण अंगूठियां निकाली और उनके अंदर मौजूद सभी राक्षसी जानवरों के शवों को मुक्त कर दिया। तीसरे स्तर के राक्षसी जीवों का एक विशाल ढेर, 3 स्तरीय 5 राक्षसी जीव और 6 स्तर के नीलम पंख वाले शेर राजा का शव। मृत्यु के बाद भी शव से असाधारण दबाव निकल रहा था। अध्याय 16 स्तर 5 जादुई पशु शारीरिक क्षमता पूर्णता की ओर एक गुणात्मक परिवर्तन। शारीरिक शक्ति बढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। दरअसल चाहे वह आत्मशक्ति बढ़ाना हो या शारीरिक शक्ति, दोनों ही अपनी साधना के आधार को बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन थे। शाओयान की आत्मशक्ति और शारीरिक शक्ति वर्तमान में उसकी साधना के आधार से अधिक होने का कारण उसकी 2 स्वर्णिम उंगलियां थीं। चौथे स्तर के जादुई जीव से आगे बढ़ना भौतिक शरीर से लेकर 5वें स्तर के जादुई जानवर के भौतिक शरीर तक का परिवर्तन लिंग और दबाव के बीच के अंतर के समान था। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। साधारण राक्षसी जीव भी आमतौर पर स्तर 5 पर अपनी बुद्धि का जागरण अनुभव करते हैं। चौथे स्तर से 5वें स्तर तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। हालांकि ज़ियाओयान ने उसके खाने और अवशोषित करने के लिए इतने सारे राक्षसी जानवरों के शव एकत्र कर लिए थे, फिर भी उसे ज्यादा भरोसा नहीं था।
अंततः आत्मा भक्षण करने वाली शरीर शोधन विधि किसी राक्षसी जीव के सार रक्त के केवल एक हिस्से को ही भक्षण कर सकती थी, न कि उसकी संपूर्ण साधना शक्ति को। यदि वह सब कुछ अवशोषित कर सकता है तो एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा जैसे किसी एक राक्षसी जानवर के पूरे सार को अवशोषित करने से उसकी शारीरिक शक्ति सीधे तौर पर छठे स्तर के जादुई जानवर के स्तर तक बढ़ जाएगी। वास्तव में ऐसा स्वर्ग विरोधी ऐसी कोई खेती की तकनीक मौजूद ही नहीं थी जो नुकसान की अनदेखी करती हो। यदि वह केवल राक्षसी जानवरों के सार रक्त को अवशोषित करता है तो उसे स्तर 5 तक पहुंचने में मदद करने के लिए 1 दर्जन से अधिक स्तर 5 जादुई जानवरों के सार रक्त या कम से कम 3 स्तर 6 जादुई जानवरों के सार रक्त की आवश्यकता होगी। सौभाग्यवश ज़ियाओयान ने पहले ही अपनी चौथे स्तर की शारीरिक शक्ति में काफी सुधार कर लिया था। अब इन सभी राक्षसी जानवरों के शवों को अवशोषित करना संभवतः पर्याप्त होगा। गुरुजी, मेरे रक्षक बनिए, ज़ियाओयान ने अंगूठी से कहा। रिंग के अंदर याओलाओ का आत्मिक शरीर बाहर निकल आया। शियाओयान को देखते हुए उसने कहा, भले ही ये पहली बार नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी उस साधना तकनीक के बारे में सोचता हूँ जिससे तुम राक्षसी जानवरों के सार का रक्त अवशोषित करके अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हो, तो मैं अब भी आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। अरे बदमाश, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि इस बूढ़े आदमी को भी उससे ईर्ष्या होती है। शियाओयान ने हंसते हुए कहा, इसे दूसरे नजरिए से देखो, अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही और मैं एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ गया तो भी तुम ही मेरे गुरु रहोगे। जब समय आएगा तब तुम भी बुरे नहीं रहोगे। अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो तुम्हारे पुराने रूप की किस्मत भी बुरी नहीं है। याओलाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाए और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यह गलत नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो तुम ही बदतमीज हो जिसे मुझ जैसा शिक्षक पाकर सौभाग्य प्राप्त है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गुरुजी का सौभाग्य है कि उन्हें मुझ जैसा शिष्य मिला। ज़ियाओयान ने जल्दी से इनकार किया। कुछ पल के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया, फिर बूढ़े और जवान दोनों जोर से हंसने लगे। खुशी का वो पल बीत जाने के बाद ज़ियाओयान काम पर लग गई। सबसे पहले वह 5वें स्तर के 3 जादुई जीवों के पास गया, एक बड़ा बर्तन निकाला और उनके हृदयों से सार तत्व का रक्त एकत्र करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने सारा रक्त एकत्र कर लिया। बचे हुए मांस में भी ऊर्जा की मात्रा कम नहीं थी, इसलिए ये खाने के लिए काफी उपयुक्त था। फिर ज़ियाओयान ने एमेथिस्ट विंग लान किंग के सार रक्त को एकत्रित करने के लिए एक और पात्र निकाला। जब संग्रह पूरा हो गया तो ज़ियाओयान ने दोनों विशाल पात्रों को अपने पास रखा और अपने सारे कपड़े उतार दिए। अपने स्टोरेज रिंग से एक बाथ टब निकालते हुए ज़ियाओयान ने तीनों टियर 5 मैजिकल बीस्ट के सभी सार रक्त को टब में डाल दिया और तुरंत स्पिरिट डेवोरिंग बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला को सक्रिय कर दिया। जैसे ही साधना तकनीक चली, सार रक्त के धागे उसके रोमछिद्रों से रिसकर शियाओयान के शरीर में प्रवेश कर गए, जो शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित होकर उसके मांस, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण प्रदान करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब तीनों 5वें स्तर के जादुई जीवों का सार रक्त पूरी तरह से पच गया तो ज़ियाओयान का पूरा शरीर पॉपकॉर्न की तरह चटकने और फूटने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति में एक और पायदान की वृद्धि हुई। यदि इसे बारीकी से वर्गीकृत किया जाए तो ये संभवतः चौथे स्तर के मध्य में थी। अपने शरीर को फैलाने के बाद ज़ियाओयान ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत एमेथिस्ट विंग लान किंग के सार रक्त को उसमें डाल दिया और एक बार फिर उस तकनीक का प्रयोग किया। जैसे ही छठे स्तर के जादुई जीव का सार तत्व उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ऊर्जा कहीं अधिक राजसी थी और इससे मिलने वाला बढ़ावा 5वें स्तर के जादुई जीव की तुलना में कहीं अधिक था। जब आधा सार रक्त ग्रहण हो गया तब तक उसका भौतिक शरीर उच्च स्तरीय फॉर्म में प्रवेश कर चुका था। हालांकि ज़ियाओयान द्वारा शेष आधे सार रक्त को अवशोषित करने के बाद भी वह अभी तक टियर 5 तक नहीं पहुंचा था। शिक्षक, ज़ियाओयान ने पुकारा। याओलाओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और एक एक करके तीसरे स्तर के जादुई जीवों के दिलों को चीरते हुए उनकी सार रक्त को निकालकर बाथटब में डालते हुए एक शारीरिक श्रम किया। जब याओलाओ उन्हें एक तरफ से निकाल रहा था तब शियाओयान उन्हें बेहद तेज गति से अवशोषित कर रहा था। जैसे ही याओलाओ ने उसमें थोड़ा सा डाला, शियाओयान ने उसे तुरंत पूरी तरह से सोख लिया। जैसे जैसे तीसरे स्तर के जादुई प्राणियों के सिर से निकला सार तत्व रक्त में डाला गया, ज़ियाओयान की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे 5वें स्तर के जादुई प्राणी के स्तर तक पहुंचने लगी। जब तक तीसरे स्तर के अंतिम जादुई प्राणी नीलम पंख वाले शेर राजा के शावक का सार रक्त बाथटब में नहीं डाला गया, तब तक ज़ियाओयान की शारीरिक शक्ति ने अंततः अदृश्य सीमा को पार कर लिया और अगले स्तर पर पहुंच गई। उसकी रक्त शक्ति में तीव्र उछाल आया और शियाओयान के शरीर से झुलसा देने वाली भाप निकली। 5वें स्तर के जादुई जीव के समान शक्तिशाली शरीर ने याओलाओ के आत्मिक शरीर को भी खतरे का सूक्ष्म आभास करा दिया। शियाओयान तब से उठा और अपने पुराने कपड़े पहने, लेकिन उसे पता चला कि कपड़े थोड़े छोटे पड़ रहे हैं। खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने महसूस किया कि वह हर पहलू में थोड़ा विकसित हो गया है, मानो इस अभूतपूर्व अनुभव ने उसके शरीर के विकास को सीधे पूर्णता तक पहुंचा दिया हो। इसके अलावा उनका शरीर पूर्णता की ओर अधिकाधिक अग्रसर होता प्रतीत हो रहा था। उसकी हर मांसपेशी और शरीर का हर हिस्सा एक अवर्णीय सौंदर्य का संचार कर रहा था। अरे बाप रे, तुम्हारी किस्मत तो वाकई भयानक है। ये शरीर परिष्करण आप जिस भी साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति गारंटी देता है कि वह स्वर्ग स्तर से कम नहीं है। ये तकनीक न केवल आपको राक्षसी प्राणियों के सार का रक्त अवशोषित करके आपकी शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम बनाती है, बल्कि यह आपके शरीर को धीरे धीरे परिपूर्ण अवस्था की ओर भी ले जाती है। एक स्तरीय 5 जादुई प्राणी राक्षसी प्राणियों के बीच एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यह आपका पहला रूपांतरण है और भविष्य में और भी रूपांतरण होने चाहिए। एक बार यह पूरी तरह से संपन्न हो जाए तो आपका शरीर शायद। याओलाओ अचानक चुप हो गए। शियाओयान याओलाओ के विश्लेषण को ध्यान से सुन रहा था, इसलिए याओलाओ के अचानक रुकने से उसका दिल बेचैन हो गया। उसने तुरंत पूछा, क्या हो सकता है गुरुजी, बस बता दीजिए। याओलाओ हंसते हुए बोले, हे इस बूढ़े आदमी को भी नहीं पता।
मैं तो बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ। इसके अलावा तुम बदतमीज बच्चे, अपनी चीजों का प्रदर्शन करना बंद करो और जल्दी से कुछ कपड़े पहन लो। तुम्हारी इस सफलता में काफी समय लगा। अगर तुम जल्दी वापस नहीं लौटे तो वह छोटी बच्ची तुम्हारे बारे में चिंतित हो जाएगी। शाओयान ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी और जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से कुछ ढीले कपड़े निकाले। चूंकि उसने लंबे समय तक प्रशिक्षण के लिए बाहर आने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने रवाना होने से पहले कपड़ों के कई सेट तैयार कर लिए थे, इसलिए उसे अब कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कपड़े पहनने के बाद ज़ियाओयान ने अपना सारा सामान पैक किया और याओ लाओ के साथ एमेथिस्ट विंग लान किंग की अमर गुफा से निकल गई। चट्टान की फैली हुई कगार पर खड़े होकर उसकी पीठ पर लगे पंख खुल गए और वह छोटी घाटी की ओर उड़ने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमय अनुभूति ने उसे वहीं रोक दिया। ज़ियाओयान ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से की ओर मुड़कर देखा और याओ लाओ से कहा, शिक्षक, क्या आपने इसे महसूस किया? याओ लाओ हैरान था, क्या महसूस करना है? मैं इसे शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन एक हल्की सी अनुभूति है, जैसे कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो मेरे शरीर को दृढ़ता से आकर्षित करता है, ज़ियाओयान ने कहा। याओ लाओ ने सोच समझकर रुख अपनाया और अपनी आत्मा शक्ति को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से की ओर यथासंभव दूर तक फैलाया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा, बच्चे, तुम्हारे उस शिक्षक ने कहा था कि तुम्हारा भाग्य अद्भुत है। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में मुझे ऐसा महसूस हुआ। स्वर्गीय ज्वाला की आभा। अध्याय 17, 10,000 पशु आत्मा अग्नि, एक विचित्र गंध। स्वर्गीय ज्वाला। शाओयान ने ये दो शब्द बुदबुदाए, उसकी आंखों में उत्साह की झलक साफ दिखाई दी। मूल कथन के कारण उसने कभी भी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में दिव्य ज्वाला की खोज करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक अनपेक्षित कार्रवाई का फल मिल गया। उसके शरीर में आए गुणात्मक परिवर्तन, जो एक स्तर 5 के राक्षसी जानवर के समान हो गया था, ने उसके अपनी आत्मा शरीर को और भी मजबूत, या यूं कहें कि अधिक सक्रिय बना दिया था। मूल कथानक से भिन्न यही बदलाव था जिसने उन्हें दिव्य ज्वाला की आभा का एक अंश महसूस करने की अनुमति दी। ये एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य से ज्यादा कुछ नहीं था। शिक्षक जी, मुझे लगता है कि शियाओई शियान को मेरे बारे में थोड़ा चिंतित होने देने से उसके हृदय स्वभाव को शांत करने में मदद मिलेगी, इसलिए अभी वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। शियाओयान मुड़ गई। याओ लाओ ने सहमति जताते हुए प्रशंसा की, अच्छे शिष्य, तुमने सचमुच हर बात का ध्यान रखा है। हमें उस छोटी बच्ची के स्वभाव को अच्छी तरह से निखारना चाहिए, इसलिए वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। उस मामले में बूढ़े व्यक्ति और युवक ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाओयान ने अपने बैंगनी बादल पंख फैलाए, हवा में उड़ान भरी और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से की ओर उड़ गया, आकाश में एक शानदार बैंगनी निशान छोड़ते हुए। याओ लाओ ने अपनी आत्मशक्ति को मुक्त करते हुए शियाओयान को घेर लिया और उनकी आभा को यथासंभव छिपा लिया। चुपचाप ज़ियाओयान जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की सबसे गहरी जगहों तक उड़ चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां अग्निगुण वाली ऊर्जा असाधारण रूप से घनी थी। हवा में उड़ते हुए ज़ियाओयान ने कुछ मीटर दूर एक गुफा की ओर देखा और याओ लाओ से कहा, गुरुजी, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? उस दिव्य ज्वाला की आभा और भी स्पष्ट होती जा रही है, जो सीधे उस गुफा से आ रही है। याओ लाओ अपने आत्मिक शरीर में प्रकट हुए, उनके चेहरे पर असाधारण गंभीरता थी। ये वास्तव में एक दिव्य ज्वाला की आभा है, मेरी अस्थि कभी पैदा करने वाली ज्वाला की तरह इसमें भी एक शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति समाहित है। तथापि लो की आभा के अलावा उस गुफा से आने वाली एक और आभा कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली है, यहाँ तक कि उस नीलम पंखों वाले शेर राजा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। याओ लाओ की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। शाओयान ने याओ लाओ की चिंता को समझा और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मेरी साधना में अब बहुत वृद्धि हो चुकी है, इसलिए आप जो शक्ति प्रदान करेंगे वह निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता को देखते हुए भले ही मैं जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में पूरी तरह से निर्भीक होकर न घूम सकूं, लेकिन कम से कम मुझे किसी राक्षसी पशु से डरने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य ज्वाला कितनी अनमोल है, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन जाने अगली बार हमें ऐसी ही कोई और दिव्य ज्वाला कब देखने को मिलेगी। शाओयान की बातें सुनकर याओ लाओ के दिल में मौजूद झिझक गायब हो गई और उसने दृढ़ता से कहा, ऐसा लगता है कि एक बार मरने से आपके गुरु को मृत्यु से और भी अधिक डर लगने लगा है। बदबूदार बच्चे, तुम सही कह रहे हो। गुरु और शिष्य के एक साथ आने पर हम जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में निर्भीक रूप से क्यों नहीं चलेंगे? चलो अंदर घुस जाओ। शाओयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। अपने बैंगनी बादल पंखों को फड़फड़ाते हुए वह गुफा के प्रवेश द्वार पर उतरा और सिर ऊंचा करके अंदर चला गया। डॉट 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 गर्जन। गुफा के भीतर से एक प्रचंड दहाड़ सुनाई दी, जिसकी गूंज पूरे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में सुनाई दी। गुफा के अंदर शाओयान के पीछे के पंख सफेद हो गए। याओ लाओ के वश में होकर वह अपनी पूरी गति से भाग निकला और दूर निकल गया। इसके बाद एक भयानक वैभव बिखेरता हुआ पक्षीनुमा राक्षस गुफा से बाहर निकला। उसने भागती हुई शाओयान पर दहाड़ मारी, लेकिन पीछा करने के बजाय वह जल्दी से गुफा के अंदर वापस भाग गया, बाहर जाने की अनिच्छा जताते हुए। दूसरी ओर दूर जाने के बाद ज़ियाओयान ने भय से बड़बड़ाते हुए कहा, धिक्कार है। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में 7वीं श्रेणी का आधा चरण राक्षसी जीव कैसे हो सकता है? इस तरह का जीव इतनी बंजर जगह में घोंसला क्यों बना रहा है? याओ लाओ की आवाज भी सुनाई दी, सौभाग्य से तुम्हारे स्वामी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय रहते ही वशीकरण पूरा कर लिया। अन्यथा 5वें स्तर के राक्षसी जीव के समान शरीर होने के बावजूद तुम इसके एक भी वार को सहन नहीं कर पाते और पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाते। शाओयान को भी कुछ हद तक डर महसूस हो रहा था, लेकिन सच तो यह है कि वह मन ही मन अपेक्षाकृत ठीक महसूस कर रहा था। आखिरकार उसके पास अभी भी कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते थे जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था।
छोटी घाटी की ओर वापस जाते समय शाओयान और याओ लाओ ने आराम किया और धीमी आवाज में बातचीत शुरू की। शिक्षक, क्या आपने गुफा के अंदर वह लो देखी? याओ लाओ ने पहले देखी गई लो की उपस्थिति को याद करते हुए वर्णन किया। लो लाल थी, जिसमें असंख्य जानवरों के सर पर दौड़ने का हल्का सा भ्रम था। गुरु और शिष्य ने एक साथ कहा। अजीबोगरीब अग्नि रैंकिंग सूची में 22वें स्थान पर, 10,000 पशु आत्मा अग्नि। याओ लाओ ने आगे कुछ पूछे बिना शाओयान की ओर देखा और कहा, अफवाह है कि 10,000 पशु आत्मा अग्नि एक शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वाला है जो अनगिनत राक्षसी जानवरों की मृत्यु के बाद बनती है, जहां उनका रक्त, आत्मा और मृत्यु के बाद बची हुई पशु अग्नि लंबे समय तक संघनित होती रहती है। राक्षसी जीवों के जमावड़े स्थल के रूप में जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में ऐसी ज्वाला का जन्म होना बहुत ही सौभाग्य की बात कही जा सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह से असंभव नहीं है। यहाँ ऊर्जा बिल्कुल नदारद है। वह हेमेथिस्ट विंग लान किंग एक मानव 3 स्टार डोहुआन के बराबर है, जो कि एक सामान्य राक्षसी जानवर की पहुंच का शिखर है। उस गुफा में मौजूद राक्षसी जीव को 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए 10,000 जानवरों की आत्मा की अग्नि ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। शाओयान ने भी याओ लाओ की व्याख्या से पूरी तरह सहमति जताई। 10,000 पशु आत्मा अग्नि का राक्षसी जीवों को लाभ पहुंचाना सामान्य बात है। ऐसा लगता है कि वह राक्षसी जीव इस ज्वाला को अत्यंत महत्व देता है। 10,000 पशु आत्मा अग्नि को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। याओ लाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे गुरु की आत्मशक्ति अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम्हारे वर्तमान स्वरूप को धारण करना और तुम्हें दोहुआन की शक्ति प्रदर्शित करने देना कोई आसान काम नहीं है। वह राक्षसी जीव 7वें स्तर के आधे चरण तक पहुंच चुका है। समान स्तर के राक्षसी जीवों की युद्ध शक्ति को देखते हुए वह एक साधारण दोजों से भी कुछ हद तक मुकाबला कर सकता है। इसे हराने के लिए किसी व्यक्ति के पास एक सच्चे डोजों की ताकत होनी चाहिए। शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई शिक्षक जी। उसी समय उसने मन ही मन सोचा, गुरु की आत्मा शक्ति के साथ जैसे ही मैं 2 लिंग तक पहुंच जाऊंगा, मैं दोजों की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर पाऊंगा। एक सितारा महान 2 मास्टर के रूप में मेरी साधना अभी भी बहुत कम है। लगता है मुझे कुछ गोलियां लेनी पड़ेंगी। डॉट डॉट डॉट। छोटी घाटी। ज़ियाओ यीशियान लकड़ी की झोपड़ी के बाहर अकेले बैठी थी और चिंतित भाव से आकाश की ओर देख रही थी। युवा स्वामी शियाओ, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? पास ही यून ध्यान कर रही थी और अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी। उसके शरीर के भीतर मौजूद एमेथिस्ट सील काफी हद तक टूट चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली और शियाओ यीशियान को एक मोहित युवती की तरह देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया। एक महिला होने के नाते इस तरह का व्यवहार करना कुछ हद तक अपमानजनक है। उसने मन ही मन सोचा, यह मानते हुए कि वह किसी पुरुष के लिए कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। ठीक इसी क्षण घाटी के ऊपर घने कोहरे के बीच ज़ियाओयान अपने बैंगनी बादल पंखों को फड़फड़ाते हुए प्रकट हुआ। शाओयान ने अपने बैंगनी बादल वाले पंख समेटे और नीचे उतरा। शाओ यीशियान को देखते हुए उसने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, एक छोटी सी अप्रत्याशित परिस्थिति आ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। शाओ यीशियान ने अपनी लाड़नी ली। उसके गाल अनायास ही बहुत गर्म हो गए और उसकी वाणी लड़खड़ा गई। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। शाओयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम इतना हकला क्यों रहे हो? क्या खाना खाते समय तुम्हारी जीभ कट गई थी? शाओ यीशियान ने शर्म से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं बस आपको वापस देखकर थोड़ी उत्साहित हूँ, बस इतना ही। जब वह बोल रही थी तो ज़ियाओ यीशियान अपनी निगाहें वापस ज़ियाओयान के चेहरे पर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। न जाने क्यों, हालांकि वह पहले से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था, फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि आज का शाओयान असाधारण रूप से आकर्षक है। वह उन पहलुओं पर भी ध्यान देने से खुद को रोक नहीं पाई जिन पर उसने पहले कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो लंबी, पतली और ताकतवर उंगलियां मानो बिल्कुल नीचे तक पहुंच सकती थी। अरे शाओ यीशियान, क्या बाहर मेरा इंतजार करते करते तुम्हें सर्दी लग गई? तुम्हारा चेहरा इतना लाल और गर्म क्यों है? शाओयान ने हाथ बढ़ाकर शाओ यीशियान के माथे पर हाथ रखा और चिंता से पूछा। शाओ यीशियान को अपने चेहरे पर महसूस हो रही तेज गर्मी पूरे शरीर में फैलती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से शाओयान का हाथ हटाते हुए कहा, शायद मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं पहले अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। शाओ यीशियान दौड़ती हुई चली गई। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था मानो उसमें ताकत की कमी हो। ये देखकर ज़ियाओयान को अपने मन में थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। अगर उसे पता होता कि शाओ यीशियान को इतनी देर तक इंतजार कराने से उसे सर्दी और बुखार हो जाएगा तो उसे कम से कम पहले लौटकर उसे बता देना चाहिए था। अचानक ज़ियाओयान ने अपनी नाक सिकुड़ी और उस जगह को सूंघा जहां ज़ियाओ यीशियान खड़ा था और उलझन में पूछा, यह मछली जैसी गंध कहां से आ रही है? अध्याय 18 यूनियन का स्वास्थ्य लाभ, बैंगनी हृदय अवरोध भेदने वाली गोली का शोधन। शाओयान ने अपनी नाक रगड़ी और जैसे ही हवा का एक झोंका गुजरा वह हल्की मछली जैसी दुर्गंध पूरी तरह से गायब हो गई। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया, बस यह मान लिया कि उसने गंध को गलत पहचाना था और यून की ओर देखा जो थोड़ी दूर पर ध्यान कर रही थी। यून जी, तुम्हारी चोटों और सील की वर्तमान स्थिति कैसी है? शाओयान ने पूछा। यून की आंखें थोड़ी चमक उठी जब उसने शाओयान को देखा। उसका चेहरा शांत बना रहा। मेरी चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं और सील को ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। शाओयान ने अपनी टुड्डी सहलाते हुए कहा, क्या ऐसा है? तो फिर सील तोड़ने की कोशिश जारी रखो। यून पर और ध्यान न देते हुए शाओयान मुड़ी और चली गई।
यूनियन का क्षेत्र अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर सकी। वह केवल अपने दम पर कड़ी मेहनत कर सकता था। शियाओ यान को अचानक आकर सिर्फ एक वाक्य पूछकर चले जाते देख यूनियन को बिना किसी कारण की नाराजगी महसूस हुई। शियाओ हुआओ का उसके प्रति रवैया शियाओ यीशियान के प्रति उसके रवैये से बिल्कुल अलग था। हालांकि वह ये भी जानती थी कि शियाओ हुआओ के साथ उसका रिश्ता निश्चित रूप से शियाओ यीशियान और शियाओ हुआओ के रिश्ते जितना घनिष्ठ नहीं था। यूनियन, तुम सचमुच अजीब हो, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और मन ही मन बुदबुदाए। डॉट डॉट डॉट। कुछ दिनों के बाद जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बहुत भीतर शाओयान ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसी और उसे तेजी से बाहर फेंक दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें प्रकाश की एक लकीर में बदल गईं, जो मुट्ठी के ठीक पीछे पीछे चलते हुए चौथे स्तर के 3 सिर वाले टिम्बरवुल्फ की छाती पर जा गिरी। गर्जन! 3 सिर वाले टिम्बरवुल्फ ने अनिच्छा से दहाड़ मारी। उसके विशेष लकड़ी जैसे शरीर में स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुर्जय रक्षा और अग्नि प्रतिरोधक क्षमता थी। हालांकि ज़ियाओयान के बेहद शक्तिशाली मुके के नीचे एक बांह के बराबर मोटा छेद बेरहमी से खुल गया और बैंगनी लपटें भी उसकी लकड़ी जैसे शरीर को तेजी से झुलसाने लगी। महज कुछ ही सांसों के बाद बैंगनी रंग की आग की रोशनी ने 3 सिर वाले लकड़ी के भेड़िए को पूरी तरह से घेर लिया। आग की रोशनी में 3 सिर वाले लकड़ी के भेड़िए का शरीर तेजी से सिकुड़ गया। जब तक ज़ियाओयान ने अपनी बैंगनी आग वापस ली, तब तक वहां केवल काली राख का एक कुंड और लकड़ी के गुणों वाला एक राक्षसी जानवर का मूल भाग ही बचा था। उस कोर को देखकर ज़ियाओयान इतना उत्साहित हो गया कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। आखिरकार इसने लकड़ी के गुणों वाला एक राक्षसी जानवर का मूल तत्व गिरा दिया। बूढ़ी याओ की आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ, वह भी उतनी ही उत्साहित थी। यान शियाओजी, इस गुरु ने तो लगभग यही सोचा था कि तुम्हारा सौभाग्य समाप्त हो गया है। इतने दिनों तक तुमने 10 से अधिक चौथे स्तर के जादुई जीवों को खोजा और उनका शिकार किया, लेकिन बदले में तुम्हें केवल लकड़ी के गुण वाला यह एक ही कोर मिला। तुम्हारा भाग्य वाकई बेहद खराब है। शाओयान ने भी दुख के आंसू पोंछे और कहा, शिक्षक जी, इसके बारे में बात करना बंद कीजिए। कम से कम हमने इसे हासिल तो कर लिया है ना। लकड़ी के गुणों वाले इस मूल तत्व की गिनती करके बैंगनी हृदय अवरोध भेदन गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री अंततः एकत्र कर ली गई है। बूढ़े याओ को राहत का एहसास हुआ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी वापस चलते हैं और कुछ रसायन विद्या का अभ्यास करते हैं। शाओयान ने भी देर नहीं की, उसने कोर को उठाया, बैंगनी बादल के पंखों को बुलाया और छोटी घाटी की ओर उड़ गया। कुछ ही समय बाद वह घाटी में लौट आया। शाओयान के उतरने से पहले ही उसने यून को पंख फैलाकर उड़ते हुए देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि नीले रंग के उन 2 ऊंची पंखों का क्या अर्थ है। जब शाओयान ने यून को देखा तो यून ने भी शाओयान को देखा। वे दोनों एक साथ उतरे। शाओयान के चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, बधाई हो। आखिरकार सील टूट गई। यून ने शांत भाव से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपकी और मिस शियाओ यीशियान की भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरी चोटों से जल्दी उबरने में मेरी मदद की, जिससे मैं इतनी जल्दी बैंगनी क्रिस्टल सील को तोड़ सकी। इसके बाद हमारे पूर्व समझौते के अनुसार मैं 1 महीने तक आपकी रिपोर्ट सुनूंगा। ये तो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। एक के बाद एक अच्छी चीजें होती रही और शियाओयान का मूड और भी बेहतर हो गया। तो क्या अभी आपको मुझसे कुछ करवाने की जरूरत है? यून ने पूछा। शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ एक मामला तो है, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है। पहले मुझे एक औषधीय गोली बनाने दो। कीमियाग्री, ठीक है, मैं तुम्हारा रक्षक बन जाऊंगी, यून ने पहल करते हुए कहा। इस पहल का सामना करते हुए ज़ियाओयान ने भलीभांति महसूस किया कि यून का इरादा जल्द से जल्द एहसान चुकाने का था। उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सीधे औषधि का बर्तन उठाया और खुले स्थान पर बैंगनी हृदय अवरोध को तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ठीक है, जियान कहाँ गया? जियान ने यून से पूछा। यून ने लकड़ी के घर पर एक नजर डाली और कहा, ऐसा लगता है कि वह अभी तक नहीं जागी है। क्या ऐसा है? वह थकी हुई हो सकती है, उसे चैन से सोने दो। ज़ियाओयान ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और रसायन विद्या शुरू कर दी। एक टियर 4 अग्नि विशेषता वाला राक्षसी जानवर कोर, एक टियर 4 लकड़ी विशेषता वाला राक्षसी जानवर कोर, एक भेदनशील आत्मा पत्ती का डंठल। जैसे ही ज़ियाओयान ने औषधीय सामग्री निकाली, यून ने आश्चर्य से कहा, एक चौथे स्तर के राक्षसी जानवर के मूल से क्या तुम चौथे स्तर की औषधीय गोली बनाने जा रहे हो? शाओयान ने उदासीनता से सिर हिलाया। हम बैंगनी हृदय की बाधा तोड़ने वाली गोली, बैंगनी दिल की बाधा तोड़ने वाली गोली। पिछली बार के आश्चर्य की तुलना में यून इस बार सीधे तौर पर चौंक गई। हालांकि पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल भी टियर 4 मेडिसिनल पिल थी, लेकिन इसकी रिफाइनिंग की कठिनाई टियर 5 मेडिसिनल पिल से जरा भी कम नहीं थी। इसका प्रभाव यह था कि यह किसी व्यक्ति को महान 2 मास्टर के स्तर तक एक स्टार स्तर ऊपर उठा देता था, और वही व्यक्ति 2 गोलियां ले सकता था, यानी पूरे 2 स्टार स्तर, जो किसी व्यक्ति को अनगिनत महीनों और दिनों की कठिन साधना से बचाने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार की औषधीय गोली का निर्माण पूरे जियामा साम्राज्य में केवल फामा और गुहे द्वारा ही किया जा सकता था। इसका यह भी मतलब था कि ज़ियाओ हुआ एक टियर 3 अल्केमिस्ट नहीं था जैसा कि उसने पहले सोचा था, नहीं वह टियर 4 अल्केमिस्ट था जैसा कि उसने अभी अनुमान लगाया था, बल्कि वह एक टियर 5 अल्केमिस्ट था। यून के मन में उसे वश में करने का अचानक ख्याल आया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसने नकली पहचान के साथ शियाओ हुआओ से संपर्क किया था, वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। बहुत सोचने के बाद अंततः उसने आह भरी और कुछ नहीं कहा। शाओयान ने रसायन विद्या शुरू की, बैंगनी अग्नि को मुक्त किया और उसे औषधि पात्र में भेज दिया। इसके बाद औषधीय सामग्री और उसके बीच के प्रत्येक डंठल को एक एक करके औषधि पात्र में डाला गया, जिससे वे औषधीय तरल में परिवर्तित हो गए। समय बीतने के साथ ज़ियाओयान ने उस औषधीय तरल को संघनित करके एक गोली का रूप दे दिया।
औषधि पात्र के भीतर से बैंगनी धुंध धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। ये चौथे स्तर की औषधीय गोली की विशेषता थी, रंगीन औषधीय सुगंध। इसके अलावा शियाओयान की बैंगनी हृदय बाधा भेदन गोली की औषधीय सुगंध प्रचुर मात्रा में थी, जो सीधे ऊपर आकाश में फैली धुंध में विलीन हो गई और पूरी छोटी घाटी में बैंगनी रंग की एक झलक जोड़ दी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने जिस बैंगनी हृदय रोग की बाधा को तोड़ने वाली गोली को विकसित किया था, उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च थी। यून ने बैंगनी हृदय की बाधा तोड़ने वाली गोली को देखा और अपनी शिष्या नालन यानरान के बारे में सोचने लगी। उसके द्वारा निर्धारित विकास योजना के अनुसार शियाओयान के साथ द्वंद्वयुद्ध से पहले उसे महान दाव मास्टर के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। यदि वह बैंगनी हृदय वाली बाधा भेदी गोली भी निगल ले तो क्या उसकी जीत की संभावना और भी अधिक नहीं बढ़ जाएगी। शाओ हुआ, क्या तुम पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल का एक और हिस्सा तैयार कर सकते हो? यून ने पूछा। बदले में आप अपनी मांगे रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश करो कि तुम्हें संतुष्ट कर सको। ज़ियाओयान ने दवा की गोली एक तरफ रख दी और यून को ऊपर से नीचे तक देखा। यून को अपने पूरे शरीर में झुंझुनी सी महसूस हुई और उसने शर्मिंदगी भरे गुस्से से कहा, यह बिल्कुल मना है। शाओयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम्हारे पीछे एक गुट होना चाहिए। चूंकि आप मेरे साथ लेन देन करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। मुझे बीस्ट फायर में दिलचस्पी है। हम दोनों संपर्क में रहेंगे। तुम मेरे लिए बीस्ट फायर ढूंढो और मैं तुम्हारे लिए औषधीय गोलियां तैयार करूंगा। कैसा रहेगा? यून ने राहत की सांस लेते हुए गंभीर भाव से कहा, बिल्कुल, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं अपने गुट में वापस लौटूंगी मैं तुम्हारे लिए बीस्ट फायर की खोज के लिए उसके संसाधनों को जुटा लूंगी। शाओयान स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यून को बैंगनी हृदय की बाधा तोड़ने वाली गोली किस लिए चाहिए थी। जाहिर है, इसे नालन यानरान को देने के लिए। लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। नालन यानरान को ग्रेड 2 मास्टर में कुछ और सितारे हासिल करने की अनुमति देना तो दूर की बात है। दायरे में भले ही नालन यानरान अचानक कहीं से भी 2 वान पर छलांग लगा दे, तब भी उसे जरा भी दबाव महसूस नहीं होगा। एक स्तर 5 का राक्षसी जानवर शारीरिक शक्ति बस इतनी ही थी। व्यापार स्थापित हो चुका है, तो चलिए अब गंभीर काम की बात करते हैं। चूंकि आपका क्षेत्र पहले ही सुधर चुका है, तो मेरे साथ मिलकर इस जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के छठे स्तर के राक्षसी जीवों का शिकार कीजिए। मुझे उनके हृदयों से आवश्यक रक्त निकालने की आवश्यकता है, ज़ियाओयान ने सीधे सीधे कहा। यून का मन शियाओ हुआओ के इस कृत्य के पीछे के इरादे को नहीं समझ पाया, लेकिन उसने जवाब जानने के लिए दबाव नहीं डाला। उसे ही आदेश दिए जा रहे थे, इसलिए उसे बस आज्ञाकारी होकर सुनना था। शाओयान इससे बहुत संतुष्ट हुई और उसने औषधि का बर्तन एक तरफ रख दिया और लकड़ी के घर की ओर चल पड़ी। एक दिन का फासला 3 पतझड़ों के बराबर लगता है। वही देखने जा रहा था कि उसका अपना चिकित्सक और छोटा रसोइया जाग गए हैं या नहीं। अध्याय 19, शाओ यिशियान के शरीर में विष का प्रकोप, भावनाओं का तीव्र होना। अगले 2 अध्यायों में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव होंगे, इसलिए कृपया इसे अप्रिय न समझें। अन्यथा बाद में जब वह महिलाओं को अपने हरम में शामिल करेगा तो ये बहुत अटपटा लगेगा। इसके बाद मुख्य ध्यान उसकी शक्ति में वृद्धि पर केंद्रित होगा। छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के सामने वाले दरवाजे की ओर चलते हुए शाओयान ने एक अजीब सी गंध को तुरंत महसूस किया। ताजी हवा के साथ यह खुशबू बिल्कुल बेमेल थी, दरअसल इसमें हल्की सी मिठास थी। जहर। ज़ियाओयान को तुरंत इसका एहसास हुआ और उसने कुछ सोचा। विपत्ति विष शरीर। क्या ज़ियाओयान ने जहर का सेवन कर लिया होगा, जिससे उसके शरीर में जहर की मात्रा अधिक हो गई और वह कोमा में चला गया। ये सोचते ही ज़ियाओयान ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लकड़ी की झोपड़ी में बिस्तर पर लेटे हुए शाओ यिशियान के पहले से गुलाबी चेहरे पर अचानक 7 रंगों की चमक छा गई। यह जहर के प्रकोप का स्पष्ट संकेत था। शाओयान ने जल्दबाजी में आगे बढ़कर शाओ यिशियान को छूने की कोशिश नहीं की। आपदा विष शरीर की विषाक्तता के कारण अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के बावजूद भी वह इसे सहन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तक उसे नीदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम प्राप्त नहीं हो जाता, जो विचित्र अग्नि रैंकिंग सूची में 20वें स्थान पर है। नीदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम की विषाक्तता के साथ साथ कैलामिटी पॉइजन बॉडी के विष को दबाने की क्षमता के कारण वह निश्चित रूप से इसका मुकाबला कर सकता है या इसे अवशोषित करके इसके साथ सम्मिलन भी कर सकता है। हालांकि पाताललोक की विष ज्वाला हिंसक और निर्मम थी, जो हड्डियों में कैंसर की तरह चिपक जाती थी। इसकी शक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन इसके विषलेपन से बचाव करना भी बेहद मुश्किल था। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और 10,000 बीस्ट स्पिरिट फायर जैसी दिव्य ज्वालाओं की तुलना में नीदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम एक ऐसी दिव्य ज्वाला थी जिसे अधिकांश लोग अपने संपर्क में आने पर भी अवशोषित नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले इस दिव्य ज्वाला को आत्मसात करना और इस पर महारत हासिल करना कठिन था और इसका विष अक्सर उच्च स्तर के लोगों को मार सकता था। भले ही किसी के पास पाताल लोक की विष ज्वाला को पूरी तरह से दबाने की शक्ति हो, फिर भी यदि वे सावधान न रहें तो वे चुपचाप इसके विष से मारे जा सकते हैं। इसके अलावा अवशोषण के बाद चूंकि पाताल लोक की विष ज्वाला में जहर समाहित था, इसलिए इसका उपयोग औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया जा सकता था, जिससे ये पूरी तरह से बेकार हो गया। इसके अलावा जैसा कि सभी जानते थे, एक बार जब दिव्य ज्वाला शरीर में समाहित हो जाती है तो वह शरीर में ज्वाला के बीज का स्थान ले लेती है और डोल ज्वाला पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसका मतलब यह था कि एक बार जब कोई साधारण केमियागर पाताल लोक की विष ज्वाला को अवशोषित कर लेता था तो वह उन औषधीय गोलियों को भी परिष्कृत करने में सक्षम नहीं रह जाता था जिन्हें वह पहले बनाने में सक्षम था। इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो मूल उपन्यास में वर्णित शाओयान ने भी कभी किसी पाताल लोक विष ज्वाला का सामना नहीं किया था, उसके स्वामी का सामना करना तो दूर की बात है। लेकिन सौभाग्यवश ज़ियाओयान ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो इन कमियों से पूरी तरह बच सकी।
अपने अग्नि आत्मा शरीर के बल पर बिना विस्फोट किए पाताल लोक की विष ज्वाला को वश में करना मुश्किल नहीं था, जिससे विष के दुष्प्रभाव से बचने की पहली कमी दूर हो गई। दूसरा था कीमियाग्री। जब तक वह पहले अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं को अवशोषित कर लेता था, तब तक वह कीमियाग्री के दौरान पाताल लोक की विष ज्वाला के बजाय उन अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं का उपयोग कर सकता था, जिससे किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकता था। नकारात्मक पहलुओं को छोड़ दे तो इसके केवल फायदे ही फायदे थे। दिव्य ज्वाला को आत्मसात करने से प्राप्त साधना शक्ति का अर्थ यह भी होगा कि अब उसे शरीर में बाहरी विषयों के प्रवेश की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही शत्रुओं का सामना करते समय विष अक्सर अधिक शक्तिशाली विरोधियों को हराने में भी सहायक सिद्ध होगा। शाओयान थोड़ी देर खड़ा रहा और सोचता रहा, फिर उसने भविष्य में इज़्मो साम्राज्य की यात्रा करने का मन बना लिया। विष के उस्तादों के राष्ट्र के रूप में वहां पाताल लोक की विष ज्वाला के जन्म की संभावना बहुत अधिक थी, इसलिए वह निश्चित रूप से जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता था। उसे क्या हुआ है? यून यून भी अब तक लकड़ी की झोपड़ी में पहुंच चुकी थी। शाओ शियान के साथ रंगों वाले चेहरे को देखकर उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। वह ठीक है, हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ज़ियाओयान एक स्टूल लेकर आए, बिस्तर के पास बैठ गई और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। यून यून भी बैठ गई। शियाओ हुओ को शियाओ शियान के जागने का इतनी धैर्यपूर्वक इंतजार करते देख उसने मन ही मन सोचा, आमतौर पर मैं उसे हमेशा जल्दी में देखती हूँ। जब भी उसे समय मिलता है वह राक्षसी जानवरों का शिकार करने निकल जाता है, और इसके अलावा वह बस रसायन विद्या और साधना में लगा रहता है। इतना अधीर व्यक्ति यहाँ चुपचाप बैठा है, बस किसी लड़की के जागने का इंतजार कर रहा है। किसी कारणवश यून के दिल में थोड़ी सी अनसुलझी ईर्ष्या जागृत हो गई। श्याओ हुआओ को देखकर उसे किसी अज्ञात कारण से उसे और गहराई से समझने की तीव्र इच्छा हुई। गौर से देखने पर वह वाकई काफी आकर्षक है। उसकी नाक ऊंची है, वह है सुंदर है, स्वभाव अच्छा है और वह बहुत भरोसेमंद लगता है। अगर मुझे जवानी में ऐसा कोई आदमी मिला होता। समय बीतता गया, सूरज पूरब से उगता और पश्चिम में अस्त होता गया। यून ने अपना सिर उठाकर शियाओ हुआओ को देखा, शियाओयान ने अपना सिर हाथ पर टिकाकर शियाओ ईशियान को देखा और शियाओ ईशियान एक लाश की तरह लेटा हुआ था। जैसे ही चांदनी की पहली किरण लकड़ी की झोपड़ी में पड़ी, बिस्तर पर लेटी हुई शियाओ ईशियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने शियाओयान को अपने बिस्तर के पास पहरा देते देखा तो उसकी आंखों में स्पष्ट घबराहट झलक उठी। उसने जल्दी से अपनी हथेली में पकड़े हुए जहर के पाउडर के पैकेट को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसने अपने मुंह के कोने पर बचे जहर के निशान को भी तुरंत पोंछ दिया। शियाओ ईशियान ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वातावरण में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए और उसने मन ही मन खुद को दोषी ठहराते हुए कहा, शियाओ ईशियान, तुम खुद को क्यों नहीं रोक पाई? अब जब तुम्हारा भेद खुल गया है तो तुम क्या करोगी? अगर वह तुम्हें छोड़ देता है तो क्या तुम्हारे पास जीने की हिम्मत बचेगी? शियाओ यान, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? शियाओ ईशियान ने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा और आंखों में आंसू लिए पूछा। शियाओ यान के चेहरे पर बेबसी का भाव था। तुम्हें छोड़ दूं? क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे शरीर में आपदा विष है? ज़ियाओ अचंभित रह गई। आपको कैसे पता चला? बकवास, मुझे तो बहुत पहले से पता था। मैंने खुद पढ़कर तुम्हें 7 रंगों के जहर की किताब दी थी, तो भला मुझे कैसे पता नहीं चलता? शियाओ यान को शियाओ ईशियान की इस नादानी पर हंसी आ रही थी। शियाओ ईशियान के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, शियाओ यान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम क्या पूछना चाहते हो। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे शरीर में आपदा विष होने के बावजूद मैं अब भी तुम्हारे करीब आने को तैयार क्यों हूँ? और शायद मन ही मन थोड़ा दुखी भी हो, ये सोचकर कि आपदा विष के अंतिम परिणाम को जानते हुए भी मैं अब इतनी बेपरवाह क्यों हूँ? इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। शियाओ यान ने जल्दी से कहा। जियो ईजियान ने खाली सिर हिलाया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे एक ऐसे साथी हैं जिन्हें मैंने स्वीकार किया है। क्या आप सिर्फ इसलिए मुझसे दूर हो जाएंगे क्योंकि मेरा शरीर कुछ ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? शियाओ ईशियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसे डर था कि शियाओ यान गलत समझ लेगी। बिल्कुल, ज़ियाओ यान ने झुंझलाहट से कहा। तो फिर तुमने आम दिनों में मुझसे यह बात क्यों छिपाई? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती पर भरोसा नहीं है? शियाओ ईशियान चुप रही। वह नहीं गई क्योंकि वह जानती थी कि शियाओ यान के लिए उसकी भावनाएं साधारण दोस्ती की नहीं थी। चूंकि ज़ियाओ यान का भी यही रवैया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी? शियाओ ईशियान ने इस पर ज्यादा विचार करने की हिम्मत नहीं की। और इतना निराशावादी मत बनो। विपत्ति विष शरीर का इलाज पूरी तरह से असंभव नहीं है। मुझे एक विष गोली विधि पता है जो तुम्हारे शरीर के सभी विषों को एक ही विष केंद्र में संघनित कर सकती है। समय आने पर तुम अपने शरीर के विषों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर पाओगे और तुम्हें विष शरीर के विस्फोट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ज़ियाओ यान ने आत्मविश्वास से कहा। शियाओ ईशियान का चेहरा खुशी से खिल उठा, उसकी आंखें चमक उठी। सचमुच? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मुझे इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यह विषैला शरीर कोई परेशानी पैदा करेगा। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? शांति से साधना करो और मेरी पीठ पीछे विष खाना बंद करो। ज़ियाओ यान ने अपना अंतिम आदेश दिया। शियाओ ईशियान ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थी। ठीक है, चूंकि तुम जाग गए हो, मुझे अपना काम निपटाना चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा में मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया है। ज़ियाओ यान उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ पैर फैलाए, फिर यून की ओर मुड़कर बोला, यूनची, तुम भी मेरे साथ चलो। इतना कहकर ज़ियाओ यान लकड़ी की झोपड़ी से निकल गई। यून तुरंत नहीं गई। उसने जटिल भाव से शियाओ ईशियान को देखा और कहा, शियाओ ईशियान, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। शियाओ हुआओ जैसा व्यक्ति जो एक पल भी बर्बाद करना पसंद नहीं करता, उसने लगभग पूरे दिन बिना आंखें झपकाए तुम्हारी रक्षा की।
शियाओ शियान के दिल में एक गर्माहट भरी लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसे कुछ एहसास हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? यून का शरीर अकड़ गया और उसने झट से विषय बदल दिया। शियाओ हुआ ने मुझे उसके साथ जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगी। क्या उसे ये बताना चाहिए था कि वह भी पूरे दिन बिना एक पल भी हिले शियाओ हुआ को घूरती रही थी। अध्याय 20। 3 राक्षसी पशु सरदारों का शिकार। शक्ति फिर से जागृत होती है। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से के लिए प्रस्थान। लकड़ी के घर के बाहर ज़ियाओयान ने यून से पूछा, जो अभी अभी बाहर आई थी, तुम इस समय अपनी कितनी ताकत दिखा सकती हो? यून ने एक पल के लिए इसे महसूस किया और कहा, सब कुछ। क्योंकि मैं समय पर ठीक हो गई, इसलिए मेरे शरीर में कोई छिपी हुई चोट नहीं बची है। शाओयान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में चलो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपने बैंगनी बादल जैसे पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। यून ने अपने पंख फैलाकर उसका पीछा किया और हवा में ही पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ खास तौर पर क्या करने वाले हैं? उड़ते हुए ज़ियाओयान ने उत्तर दिया, जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में वे राक्षसी पशु सरदार बहुत अधिक उत्पात मचा रहे हैं। मेरे साथ आओ, हम उन्हें एक एक करके नष्ट कर देंगे। यून, क्या तुम्हारा मतलब है कि हम दूसरे राक्षसी पशु सरदारों से लड़ने जा रहे हैं? यून ने पुष्टि की। शाओयान ने भी इसे छुपाया नहीं। शरीर को शुद्ध करने के लिए उनके हृदय के आवश्यक रक्त की आवश्यकता है। हम दोनों मिलकर न्यायपूर्वक 2 बनाम 1 मुकाबला करेंगे और उन्हें एक एक करके तोड़ देंगे। यून ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और बिना कुछ पूछे, चलो चले। ... कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी क्षेत्र। आकाश में एक 6 स्तर का राक्षसी जीव, जंगली लकड़ी का बंदर, जो पूरी तरह से हरा था और लताओं से ढका हुआ था, पास ही हवा में उड़ रही महिला से क्रोधित होकर बोला, हे मनुष्य, इस राजा को तुमसे कोई द्वेष या शत्रुता नहीं है, फिर भी तुम यहाँ आकर तुरंत इस राजा से युद्ध छेड़ना चाहती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह राजा तुमसे डरता है? यून का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और सीधे जंगली बंदर के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, विंड एक्सट्रीम फॉलिंग किल। तलवार के शरीर पर लगातार एक नीले रंग का बवंडर बनता जा रहा था और उसकी हिंसक आभा के कारण जंगली लकड़ी के बंदर के चेहरे के भाव बदल गए। मनुष्य, तुमने ही इस राजा को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आसमान तक पहुंचने वाली विशालकाय लताएं। जंगली वानर ने अपनी सारी ऊर्जा जुटा ली और हरी ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो आसपास के वातावरण में फैल गई। धरती जोर से कांपने लगी और जमीन के नीचे से मोटी मोटी लताएं निकलने लगी। उनमें से एक को आधार बनाकर अनगिनत मोटी लताएं घूमती हुई ऊपर की ओर कुंडलित होने लगी। कुछ ही क्षणों में विशाल लताएं 1 दर्जन मीटर से भी अधिक मोटी हो चुकी थी और तेजी से यून की ओर बढ़ रही थी। हालांकि ठीक उसी क्षण एक आकृति जो लंबे समय से छिपी हुई थी, अत्यंत तेज कदमों से अंधेरे से बाहर निकली और पलक झपकते ही 100 मीटर दूर से जंगली लकड़ी के वानर के बगल में आ गई। क्या? जंगली लकड़ी के वानर, जो आकाश तक पहुंचने वाली विशाल लताओं को नियंत्रित कर रहा था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और केवल एक ही विस्मयबोधक ध्वनि निकाली। इससे पहले कि अचानक प्रकट हुई आकृति की 2 मुट्ठियां, जिनमें हिंसक बैंगनी ज्वालाएं थीं, सीधे उसकी छाती और पेट पर लगी। जंगली वानर को महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया कि मुट्ठियां उसके सीने के अगले हिस्से से लेकर पीठ तक छेद कर चुकी थी, जिससे शरीर में एक गहरा छेद हो गया था। और उस आकृति ने पहले ही अपनी मुट्ठियां वापस खींची थी और जवाबी हमला करने का कोई मौका दिए बिना ही 1 दर्जन मीटर से अधिक की दूरी तक बेतहाशा पीछे हट गई थी। घिनौना इंसान, जंगली बंदर ने अनिच्छा से दहाड़ा। वूश! तेज हवा। इसी क्षण फॉलिंग किल नामक भयंकर बवंडर जंगली लकड़ी के बंदर की गर्दन के पास से गुजरा। धड़ाम टिल्ड! जंगली वानर का विशाल सिर जमीन पर गिर गया। शाओयान चलकर आए, सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हंसते हुए बोली, हे एक और राक्षसी कोर। 6 स्तर के राक्षसी कोर और जंगली लकड़ी के वानर के शरीर को अपनी भंडारण अंगूठी में रखते हुए ज़ियाओयान ने यून की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जो जमीन पर उतर चुकी थी। यून के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। पहले तो वो स्वाभाविक नहीं लग रही थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शाओयान से परिचित अंदाज में हाई फाइव किया। मेरे सबसे अच्छे साथी से यही उम्मीद थी, क्या शानदार तालमेल है। ज़ियाओयान ने अंगूठा ऊपर करके खुशी जताई। यून के होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपने चेहरे से बालों की एक लट को कान के पीछे किया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, फिर एक साथ अपने पंख फैलाकर उड़ान भरी और छोटी घाटी की ओर वापस चले गए। ... यून और जियोयान। एक 3 स्टार डोहुआन था जिसने पहले ही टियर 6 तक पहुंच चुके डेमोनिक बीस्ट ओवरलॉर्ड को सामने से ही रोक दिया, जिससे डेमोनिक बीस्ट ओवरलॉर्ड को विंड एक्सट्रीम फॉलिंग किल के साथ पूरी ताकत से हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे के पास 5वें स्तर के राक्षसी जानवर जितनी शारीरिक शक्ति थी और एक उच्च श्रेणी की 2 तकनीक का उपयोग करके किए गए छुपकर हमले में 6ठे स्तर के राक्षसी जानवर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों ने निर्बाध रूप से सहयोग किया। पूर्व के निकट दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्र तक कुल मिलाकर 3 6ठे स्तर के राक्षसी जीव, जिनमें से सभी अपने अपने क्षेत्रों के राक्षसी जीव अधिपति थे और इनमें से किसी को भी यून या शाओयान अकेले नहीं मार सकते थे। हालांकि मानवता की सबसे बड़ी ताकत सहयोग ही थी। यून और शाओयान में से एक ने आगे से ध्यान आकर्षित किया जबकि दूसरे ने पीछे से घात लगाकर हमला किया। तीनों राक्षसी पशु सरदारों में से कोई भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था और वे एक के बाद एक पराजित हुए, जिससे उनकी जान चली गई और उनके शरीर में मौजूद आवश्यक रक्त भी नष्ट हो गया। इनमें से दक्षिणी क्षेत्र का राक्षसी पशु अधिपति राक्षस आकाश ईगल सबसे अनिच्छुक था। ये सबसे तेज राक्षसी जानवर था। शाओयान और यून का आमना सामना हुआ था और वे बाल बाल बच निकले थे।
अंत में बाल बाल बचते हुए शाओयान की बैंगनी ज्वाला से वे घायल हो गए, जिससे उनकी आंतें फट गई और पेट बुरी तरह जल गया। भागने के दौरान अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और मार डाला गया। 3 टियर 6 डेमोनिक बीस्ट ओवरलॉर्ड्स के अलावा जियाओयान और युनयुन ने कुछ टियर 5 डेमोनिक बीस्ट को भी मार डाला, हालांकि वे उन सभी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। कुछ बुद्धिमान टियर 5 राक्षसी जीवों को वहां छोड़ने से जादुई जीव पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से अराजकता में डूबने से बचाया जा सका, अन्यथा आसपास के शहरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। 3 छठे स्तर के राक्षसी जीवों के आवश्यक रक्त और कुछ 5वें स्तर के राक्षसी जीवों के आवश्यक रक्त ने जियाओयान के शरीर में काफी महत्वपूर्ण सुधार किया, जैसे वह 5वें स्तर के राक्षसी जीवों के बीच उच्च स्तरीय मानक तक पहुंच गया। साधारण स्तर के चौथे राक्षसी जीव भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाते थे और न ही उसके एक भी मौके का सामना कर पाते थे। उदाहरण के लिए, एक बार जब वह नदी में नहाने के लिए कूद रहा था, तभी एक क्रोकोडा मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। एक ही बार काटने से मगरमच्छ ने उसकी त्वचा पर कुछ सफेद निशान ही छोड़े और फिर उसने तुरंत उसे मुंह से ढेर कर दिया, जिससे उसका खून सीधे नदी को लाल रंग में रंग दिया। शाओयान का अनुमान था कि एक बार जब वह जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित उस अर्धचरणीय 7 स्तर के राक्षसी जानवर के आवश्यक रक्त को 10,000 पशु आत्मा अग्नि के साथ अवशोषित कर लेगा, तो उसका शरीर निश्चित रूप से 6 स्तर के राक्षसी जानवर के स्तर तक पहुंच जाएगा। परिणामस्वरूप याओ लाओ द्वारा उसे अपने वश में किए जाने की बात को ध्यान में रखे बिना भी उसकी तात्कालिक युद्ध शक्ति पूरे जियामा साम्राज्य के शिखर पर पहुंच गई थी। यह उल्लेखनीय है। जब शाओयान ने बैंगनी हृदय वाली बाधा तोड़ने वाली गोली निगली, तो उसकी साधना 9 स्टार ग्रेड 2 मास्टर के स्तर तक पहुंच गई और वह डोलिंग से केवल एक कदम दूर था। ऐसी साधना और अपने दुर्जय शारीरिक बल के बल पर याओ लाओ द्वारा वश में किए जाने के बाद वह सीधे ही आधे चरण की डोजों के बराबर शक्ति का विस्फोट कर सकता था। उस समय यदि वह बैंगनी ज्वाला से युक्त रैंक 2 तकनीक की ज्वाला विस्फोट मौके का निष्पादन करता, तो जियाओयान को विश्वास था कि वह उस आधे चरण वाले टियर 7 राक्षसी जानवर को आमने सामने की लड़ाई में हरा सकता था। हालांकि एहतियात के तौर पर उसने युनयुन को भी साथ लाने का फैसला किया। वह एक 3 स्टार डो हुआन अभी भी काफी प्रभावशाली थी और जीतने की संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए एक सहायक के रूप में पूरी तरह से काम कर सकती थी। छोटी घाटी में शाओयान औषधि पात्र के सामने पालती मारकर बैठी थी और पात्र के भीतर जल रही बैंगनी लौ को सिकोड़ रही थी। उसके ऊपर गाढ़ी बैंगनी रंग की औषधि की सुगंध से बनी धुंध छाई हुई थी। पर्पल हॉट की बाधा को तोड़ने वाली गोली तैयार है। ये लो, दूसरी पर्पल हॉट बैरियर तोड़ने वाली गोली। अब तुम्हें मुझे 2 टियर 5 बीस्ट फायर देने होंगे। हाँ। जियाओयान ने लापरवाही से दवा की गोली युनयुन की ओर फेंक दी। युनयुन ने औषधीय गोली पकड़ी, उसे एक जैक की बोतल में रखा और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद शाओहुआ। ये तो बस एक लेन देन है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओयान ने हाथ हिलाया। युनयुन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पहले से ही 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग गोलियां दे दी। तुम और मैं सबसे अच्छे साझेदार हैं, वे तो बस 2 मामूली दवाइयां हैं। जियाओयान ने उपेक्षापूर्वक कहा, मैं कल की लड़ाई में तुम्हारे और अधिक प्रयास की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं करूंगी। युनयुन के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। कुछ ही दूरी पर जियाओई जियान एक कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ में मुट्ठी भर जहरीला पाउडर था जिसे वह अपने मुंह में डाल रही थी और नाखुशी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा रही थी। ... पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। शाओयान और युनयुन घाटी के खुले मैदान में खड़ी थी। उन्होंने शाओई शियान को अलविदा कहा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए चली गई। जियाओयान ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से के केंद्रीय क्षेत्र की ओर देखा। लक्ष्य, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई 10,000 जानवर आत्मा अग्नि। प्रतिद्वंदी, आधा कदम का टियर 7 राक्षसी जानवर। 2 के मुकाबले 1 फायदा।